हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसर्न लर्निंग क्लासेस। तो आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। सो लेट्स बिगिन लेक्चर नंबर 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड 2016। देखिए, अपने लेक्चर नंबर 4 में हमने अपनी सीआईआरपी की जो स्टोरी थी वो एंड कर दी थी और हम लिक्विडेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन आज अपने लेक्चर नंबर 5 में ही मैं आपको सीआईआरपी से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि अपना सेक्शन नंबर 29 ए। सेक्शन नंबर 29 ए किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स थे उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होता है उस डेट को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। उसी दिन हमारा अंडर सेक्शन 14 में मोरेटोरियम अप्लाई होता है। जैसे ही हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, आईआरपी अपॉइंट होता है। आईआरपी अपॉइंट होता है तो अंडर सेक्शन 15 में 3 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद वो पब्लिक अनाउंसमेंट में लिखेगा 14 दिन के अंदर अंदर क्लेम मंगवाएगा। क्लेम मंगवाने के अंदर 7 दिन के अंदर उनको वेरीफाई करता है। 2 दिन के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाएगा। वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जैसे ही बन जाती है वो 7 दिन के अंदर अपनी पहली मीटिंग करेगी। और याद रखना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग के लिए एक एक्सटर्नल लिमिट भी अप्लाई होती थी जो कहती थी हमारे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। इस हिसाब से हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फर्स्ट मीटिंग होगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जैसे फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें वो डिसाइड करते हैं जो हमारा आईआरपी है वही आरपी बनेगा या फिर जो हमारा आईआरपी है उसको आरपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नया आरपी प्रपोज करना है। ये सारी स्टोरी हमारी कंटिन्यू हो गई थी। फिर स्टोरी जैसी हमारी कंटिन्यू चल रही थी तब हमने देखा था कि आईआरपी को ही आरपी बना दिया। आरपी बनाने के बाद वो अपना सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। सीआईआरपी प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। उस प्रोसेस में वो क्या करता है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। किसकी तरह मदद से आइडेंटिफाई करेगा, उनसे उनको न्यूज़पेपर में एक ऐड देगा। न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमको बताओ। कौन कौन हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान भेजना चाहता है। इस हिसाब से वो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा। वंस प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजने के बाद जो लोग प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे वो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन जाएंगे। याद रखना, पहले प्रोस्पेक्टिव थे, अब वो जिन्होंने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया अब वो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन जाएंगे। अब बात ये चल रही है, जो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होंगे उनकी जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो हम किस चीज़ पर डिसाइड करेंगे। उनकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वही हमारा सेक्शन नंबर 29 में बात करता है। सेक्शन नंबर 29 ये बात करता है हमारे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होनी चाहिए वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये लोग नहीं होने चाहिए। ये लोग इनएलिजिबल हैं टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। उनको सबसे पहले अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, कोर्ट के द्वारा किसी को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। खुद ही इंसॉल्वेंट है और दूसरी कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिमूव करना चाहता है, नहीं कर सकते। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विलफुल डिफॉल्टर करार कर दी, जैसे हमारे नीरव मोदी थे। ऐसे लोग हमारे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है वो नहीं बन सकते। जेट एयरवेज लिक्विडेशन के प्रोसेस में चली गई, वो जेट एयरवेज हमारी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में चली गई। रिजोल्यूशन प्लान देने आए नीरव मोदी। सीधी बात है, नीरव मोदी को तो प्लान देने नहीं देंगे क्योंकि वो खुद ही हमारे बिल्कुल डिफॉल्टर है, खुद ही डिफॉल्टर आदमी है और कंपनी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते जिनका जो बैंक अकाउंट है वो एनपी हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक ने करार कर दिया है। जैसे कि मिस्टर राम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हैं लेकिन जो मिस्टर राम का बैंक अकाउंट है वो बैंक ने एनपीए डिसकंसीडर कर दिया है, देन मिस्टर राम हमारे जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है नहीं बन सकते। बट इसमें शर्त एक और है कि जो एनपीए अकाउंट है, जो अकाउंट मिस्टर राम का एनपीए हुआ है उसको या तो 1 साल से ज्यादा या इक्वल टू 1 ईयर होना चाहिए। कम से कम 1 साल तक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए होना चाहिए, तभी हम राम को डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला इंसान है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का, किसी भी कॉर्पोरेट डेटा या फिर कंपनी का कोई भी एक कंपनी है उसका प्रमोटर या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बनना, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है जिस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, कोई और कंपनी एयर इंडिया फॉर एग्जांपल एयर इंडिया आई, उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनना चाहते हैं। बट जो एयर इंडिया का बैंक अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, एनपीए हो चुका है और उसका एनपीए हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, देन एयर इंडिया के जो प्रमोटर और डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो लोग भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। मतलब कोई भी कंपनी जैसे प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर उनकी मैनेजर भी इनेलिजिबल हो जाएंगे अगर उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एनपीए हो चुका है 1 साल या उससे ज़्यादा का। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर जो एनपीए है आप उस एनपीए को क्लियर करा दोगे देन यू बिकम एलिजिबल टू बिकम रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। तीसरा केस क्या आता है, तीसरा इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला ये प्रोविजन है ये हमारा फाइनेंशियल एंटिटीज बैंक वगैरह पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर जैसे हमारी उसका जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है और जो हमारी एचडीएफसी बैंक है वो आके अपना रिजोल्यूशन प्लान देना चाहती है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है और जो एचडीएफसी का बैंक अकाउंट था विद द एक्सिस बैंक के साथ वो एमपी हो चुका है, मतलब एचडीएफसी बैंक का खुद का अकाउंट भी एमपी हो चुका है लेकिन फिर भी वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहिए, देन इस केस में एचडीएफसी बैंक रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है क्योंकि ये जो प्रोविजन है वो फाइनेंशियल एंटिटीज को अप्लाई नहीं होता, बेसिकली बैंक को अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एंटिटी रिलेटेड पर्सन है देन उसको ये प्रोविजन अप्लाई होगा। रिलेटेड पार्टी किसकी, कॉर्पोरेट डेटर की। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है और एचडीएफसी बैंक चाहती है कि वो अपना अब रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करें, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है वो रिलेटेड पार्टी है ऑफ द जेट एयरवेज से, अगर वो रिलेटेड पार्टी होती है जनरल एचडीएफसी बैंक इज आल्सो इनएलिजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर जो जेट एयरवेज है लेकिन जो जेट एयरवेज है जो वो अब इस एग्जांपल में वो एक और बार रिपीट करता हूँ। हुआ क्या
कि जो जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा था और एचडीएफसी बैंक आई, उसका जो एचडीएफसी बैंक का अकाउंट था विद द एक्सिस बैंक वो भी एनपी हो चुका था, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है वो उस केस में एलिजिबल नहीं होगी टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बिकॉज वो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगी। लेकिन इसी केस को अगर हम कंसीडर करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो अकाउंट है वो एनपी हो चुका है विद एक्सिस बैंक, बट एचडीएफसी बैंक वो है रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, यानी कि जेट एयरवेज की अगर वो रिलेटेड पार्टी होगी देन ये एचडीएफसी बैंक इज आल्सो इनएलिजिबल टू बिकम अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। बट आप एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि हुआ ऐसा, जो एचडीएफसी बैंक था उसका जो अकाउंट एनपी हो गया था विद द एक्सिस बैंक, और जो एचडीएफसी बैंक की रिलेटेड पार्टी थी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा यानी कि जेट एयरवेज की, ये जो रिलेटेड पार्टी बनी थी वो किस वजह से बनी थी, क्योंकि जो जेट एयरवेज ने एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा था वो लोन हमारा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली वही चीज हो रही है जैसा हमने उसमें देखा था अपने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वाले प्रोविजन में, कि हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक थी वो रिलेटेड पार्टी बन गई क्योंकि उसका जो डेट था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, और ये सारे काम हुआ था हमारा इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट से पहले, मतलब आईसीटी डेट से पहले ही एचडीएफसी बैंक हमारी जेट एयरवेज की रिलेटेड पार्टी बन गई क्योंकि उसका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। देन इस केस को भी हम एक्सेप्शन में कवर कर देंगे, तो हमारी जो एचडीएफसी बैंक है वो हमारी जेट एयरवेज की के लिए रिजोल्यूशन प्लान दे सकती है और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है। मतलब ऐसा समरी मैं आपको बताऊं, हुआ क्या, जो एच मतलब हमने बात करी थी एनपी अकाउंट वाली चीज, अगर किसी व्यक्ति का या इंडिविजुअल का जो कि पार्टनर प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का और फिर कोई भी कंपनी का है जो जिसका अकाउंट हमारा एनपी हो चुका है, देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। बट ये इसका भी एक एक्सेप्शन है, ये है फाइनेंशियल एंटिटीज का। अगर कोई भी फाइनेंशियल एंटिटीज बैंक वगैरह अगर रिजोल्यूशन प्लान देना चाहती है और उनका अकाउंट एनपी है देन वो दे सकती हैं, वो इनएलिजिबल नहीं होंगी। बट वही फाइनेंशियल एंटिटीज अगर वो रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर देन वो इनएलिजिबल हो जाएंगी। अगर वही रिलेटेड पार्टी वो रिलेटेड हो रही है बिकॉज क्योंकि उनका डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया वो, और जो कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ है वो इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट से पहले हुआ है, देन वो एलिजिबल हो जाएंगी। इस प्रोविजन का मतलब ये है। अब देखो 164 में हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर की बात करी गई है, कोई भी अन्य अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बिकम एज अ डायरेक्टर देन वो आल्सो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए भी 164 वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। अब क्या हुआ, कोई भी प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कोई भी एक ऐसी कंपनी का या फिर कोई भी कंपनी का, यानी कि मतलब वो क्या रहा है कि प्रमोटर डायरेक्टर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, जैसे हमारे एग्जांपल में जेट एयरवेज का कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट कर सकता, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता अगर कॉर्पोरेट डेटा में जैसे जेट एयरवेज में कोई भी ट्रांजेक्शन है जो कि प्रेफर्ड नेचर की है या फिर अंडर वैल्यूड नेचर की या फ्रॉडलेंट नेचर की या एग्जॉर्शनेट नेचर की है, मतलब कोई भी बेसिकली अगर 4 नेचर की ट्रांजेक्शन जेट एयरवेज में हुई है तो फिर उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। 4 तरह की ट्रांजेक्शन कौन से, प्रेफर्ड, अंडर वैल्यूड, फ्रॉडलेंट और एग्जॉर्शनेट, ये चारों ही जो ट्रांजैक्शन के नेचर है इन पर सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, जो कि इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। चारों ट्रांजैक्शन को ब्रीफली अभी तो मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, अभी एलोबरेट अभी बहुत ही मतलब एलोबरेट मैनर में भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अब देखो अगला केस क्या आता है, मिस्टर आर ने लोन दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को लोन दिया और मिस्टर आर ने इस लोन का डिफॉल्ट कर दिया। उस लोन की जो गारंटी दे रखी थी मिस्टर जी ने दे रखी, जी फॉर गारंटर, मिस्टर आर ने मिस्टर एक्स को लोन दिया और उस लोन की गारंटी मिस्टर जी ने दे रखी थी। अब हुआ क्या, मिस्टर आर लोन का डिफॉल्ट कर गए, मिस्टर आर जैसे ही लोन का डिफॉल्ट करें मिस्टर एक्स पहुंच गए मिस्टर जी के पास, जी फॉर गारंटर के पास पहुंच गया। अब जो इस केस में जो गारंटर है मिस्टर जी, उन्होंने भी डिफॉल्ट कर दिया। अब जैसे मिस्टर जी डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने, तो जो मिस्टर जी हैं वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई फॉर द रिजोल्यूशन प्लान फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इस जगह समझिए आप जेट एयरवेज है, मिस्टर आर ने जेट एयरवेज को लोन दिया और उस लोन का डिफॉल्ट कर दिया, उस लोन की गारंटी दे रखी थी मिस्टर जी ने। अब जो जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन प्लान बनेगा उस रिजोल्यूशन प्लान में मिस्टर जी, जी फॉर गारंटर, वो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने अपनी गारंटी का डिफॉल्ट किया है। अगला केस क्या आता है, जो पर्सन एसबीआई ने प्रोहिबिट कर दिया है टू कंडक्ट द ट्रांजैक्शन इन द शेयर मार्केट, जो एसबीआई ने वो सेबी ने कोई भी बंदा प्रोहिबिट कर दिया शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हर्षद मेहता थे, उनको सेबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया था टू परचेज द सिक्योरिटी इन द शेयर मार्केट, देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान। फिर कोई भी बंदा अगर कन्विक्ट हो गया है और कोई भी जेल गया है, वो बंदा कन्विक्ट होकर किसी भी ऑफेंस में अगर जेल जाता है फॉर 2 ईयर्स और मोर, अगर 2 साल या उससे ज्यादा जेल जाता है फॉर द एक्ट, कुछ एक्ट हमारे आईबीसी कोड में प्रेस्क्राइब कर रखे हैं जो शेड्यूल 12 में है, आईबीसी कोड के शेड्यूल 12 में है। उस शेड्यूल 12 में कई सारे एक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं जैसे फेमा एक्ट, फेरा एक्ट, ऐसे काफी सारे एक्ट हैं। अगर उन एक्टों में कोई भी बंदा 2 साल या उससे ज्यादा की जेल जाता है देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। और जो शेड्यूल 12 में एक्ट स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं उन एक्ट को छोड़ के बाकी अगर कोई भी एक्ट है उसमें अगर जेल जाता है 7 साल या उससे ज्यादा देन वो इनएलिजिबल हो जाएगा। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो जेल गया और रिलीज हुए उसको 2 साल हो गए हैं देन वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब देखो मैंने इसके लिए एक आपको ट्रिक बनाई है, ट्रिक क्या बनाई है याद करने के लिए आपको, ये सारी इनएलिजिबिलिटी ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, सीआईडी, सीआईडी आप सभी ने देखा ही होगा, सीआईडी गई कहाँ पे, सीआईडी गई एट सेबी, सीआईडी सेबी के पास गई, किस लिए गई, क्योंकि 164 में उसने गारंटी दे रखी थी। अब हुआ क्या था, सेबी ने अपने हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सीआईडी अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जैसे सीआईडी गई सेबी के पास अंडर सेक्शन 164 में ये गारंटी देने के लिए कि जो हर्षद मेहता है उन्होंने फ्रॉड नहीं किया है। इस तरीके से मैंने आपके लिए ट्रिक तैयार करी है, मैं ट्रिक आप इस तरीके से याद कीजिए, सीआईडी एट सेबी किस लिए गई, क्योंकि 164 में गारंटी देने के लिए गई थी। देखो सी फॉर क्या होता है, सी फॉर मतलब कन्विक्ट, अगर कोई भी बंदा कन्विक्ट हुआ है 2 साल, जो एक्ट स्पेसिफाई है शेड्यूल 12 में होता है आईबीसी कोड में, 2 साल या उससे ज्यादा, या फिर कोई भी अदर एक्ट है उसमें 7 साल या उससे ज्यादा,
आई फॉर इंसॉल्वेंट, आई की बात करी हमने इंसॉल्वेंट की, कोई भी बंदा अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। डी फॉर डिफॉल्टर, किसी भी बंदे कोई भी बंदा जो आरबीआई ने बिल्कुल डिफॉल्टर कंसीडर किया है वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ए फॉर अकाउंट जिसका एनपीओ हो गया है, अकाउंट जिसका एनपीओ हो गया, फिर कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसका अकाउंट एनपीओ हो चुका है वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। और एनपीओ के 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इसका भी एक्सेप्शन है, ये तुम्हारा फाइनेंशियल एंटिटीज को अप्लाई नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल एंटिटी अगर रिलेटेड पार्टी तो अप्लाई हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल एंटिटी रिलेटेड पार्टी बनी है बिकॉज उनका डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया देन उनको अप्लाई नहीं होगा। टी फॉर हमने बात की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन अगर कोई भी प्रमोटर डायरेक्टर है कॉर्पोरेट डेटर का, जैसे हमारा एग्जांपल है जेट एयरवेज, अगर जेट एयरवेज में कोई भी प्यूर सारी ट्रांजैक्शन हुई है, रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, वैल्यू ट्रांजैक्शन, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन या एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है देन उसके प्रमोटर डायरेक्टर भी एलिजिबल हो जाएंगे टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान। एज फॉर सेबी की हमने बात करी है, अगर कोई भी बंदा सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया है टू एंटर इनटू द शेयर मार्केट देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। अंडर 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशन वो अगर किसी बंदे को अट्रैक्ट हो रही है तो वो भी हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। और किसी ने अपनी गारंटी में डिफॉल्ट किया है देन वो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। अगर इन ये सारे डिफॉल्ट हुए हैं देन वो बंदा इनएलिजिबल हो जाएगा टू बिकम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। और हमारे और क्या बताया और बताया गया है कि इन सारे लोगों से भी कोई भी कनेक्टेड पर्सन है देन वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन क्या है, कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन हमको बताई है, कोई भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है हमारा, कोई भी जैसे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है उसका प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कोई भी जैसे रिजोल्यूशन है, जैसे हमारा जेट एयरवेज का इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है उसमें हमारी एयर इंडिया आई एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनके, तो हम जो एयर इंडिया है उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे भी ये सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि अगर वो सारे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं देन ओनली वो एयर इंडिया हमारी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है। बेसिकली ये सारे टेस्ट हम एयर इंडिया पे परफॉर्म करेंगे प्लस में उसके प्रमोटर और डायरेक्टर का भी करेंगे। दूसरा क्या था हमारा कनेक्टेड पर्सन में फ्यूचर कॉर्पोरेट डायरेक्टर प्रमोटर और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब क्या है, जो जैसे रिजोल्यूशन प्लान में हमारे जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान में एयर इंडिया ने बताया है कि हम जो जेट एयरवेज है उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। अब जो मैनेजमेंट चेंज होगा, जो नया मैनेजमेंट आएगा, जो फ्यूचर प्रमोटर और डायरेक्टर होगा ऑफ द जेट एयरवेज आफ्टर द रिजोल्यूशन प्लान, उन लोगों की भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। अगर वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे देन ओनली हम उसको एयर इंडिया को रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने देंगे। बेसिकली मतलब क्या है, जो एयर इंडिया ने हमारा रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया उसमें जो भी फ्यूचर में जो हमारे कॉर्पोरेट डेटा है उसके प्रमोटर मैनेजमेंट बनेंगे उनका भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तीसरा क्या आता है हमारा कनेक्टेड पर्सन में, इन दोनों लोगों का या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी, इन दोनों लोगों की या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी या फिर एसोसिएट सब्सिडरी एंड होल्डिंग, इन सबका भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कनेक्टेड पर्सन में बेसिकली कौन कौन 3 लोग आए हमारे, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसके प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट की एम्प्लॉइज, ये सारी चीज आएंगी। दूसरा जो कि हमारा कॉर्पोरेट डेटा है उसका फ्यूचर में कोई भी प्रमोटर या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला बंदा है उसकी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तीसरा जो ऊपर दोनों बंदे स्पेसिफाई किए गए इनकी या तो कोई भी रिलेटेड पार्टी या फिर एसोसिएट सब्सिडरी और होल्डिंग, इन सब पे भी हम एलिजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बट एक एक्सेप्शन हमको दिया गया है कि जो हमारा एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और रिलेटेड पार्टी के केस में, तीसरे केस में हमको एक्सेप्शन प्रोवाइड किया है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया, एसबीआई रोती रोती एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सीआरपी प्रोसेस बिगिन कर दिया। उस प्रोसेस में हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसने हमारा प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एडमिट इनवाइट किए। प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स में नाम आया मिस्टर राजा का। मिस्टर राजा चाहते हैं, मिस्टर राजा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहते हैं जेट एयरवेज को। अब जो मिस्टर राजा हैं वो तो हो गए हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स मिस्टर राजा। जो मिस्टर राजा की और कोई भी कंपनी होगी तो उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट कंट्रोल को भी हम ये सारी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे कि वो सारी चीजें क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो मिस्टर राजा हैं इनकी वाइफ थी मिस्टर रानी, इनकी वाइफ मिस्टर रानी जो कि हमारे अब इस तीसरे केस में फॉल कर रही है। मिस्टर राजा हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, इनकी रिलेटेड पार्टी मिस्टर रानी। मिस्टर रानी जैसे कि इनकी रिलेटेड पार्टी थी, इन्होंने मिस्टर रानी ने क्या किया, फेमा एक्ट में एक फ्रॉड कर दिया। ये गई थी लंदन, लंदन से लेकर आई ये कुछ भी अपना फॉरेन आइटम इंपोर्ट कर ली आई जो कि इलीगल था। इस जो इलीगल था उस केस में ये हमारी फेमा एक्ट में, जो फेमा एक्ट में ये दोषी ठहराई गई। दोषी ठहराने के बाद इनको 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिस्टर राजा की वाइफ मिस्टर रानी थी, ये गई जापान, जापान से कुछ भी अपने लिए आइटम ले आई जो कि इलीगल था। इलीगल आइटम को ये फेमा एक्ट में पकड़ी गई, उसमें इनको 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो गई। सजा होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर राजा एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं तो जेट एयरवेज का, क्योंकि अब जो मिस्टर राजा हैं उनकी वाइफ मिस्टर रानी एक हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती हैं जो कि है कन्विक्ट हो गए जेल के अंदर 2 साल या उससे ज़्यादा। तो ये हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती हैं कि मिस्टर राजा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। यस, आंसर यस है। अब आंसर यस इसलिए है इसका, देखिए इसका आंसर यस क्यों है कि मिस्टर रानी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट क्यों बन सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टर रानी है वो हमारी एक एक्सेप्शन में कवर होती है, क्योंकि मिस्टर रानी जो हमारी उसकी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की रिलेटेड पार्टी थी। बट अगर रिलेटेड पार्टी हमारी 2 डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रही है, एक तो कन्विक्शन वाली और अंडर सेक्शन 64 में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, देन हम जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको अलाउ कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मिस्टर राजा की वाइफ मिस्टर रानी जो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रही है वो डिस्क्वालिफिकेशन है कन्विक्शन वाली, मतलब कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफेंस 2 साल या उससे ज़्यादा वाली जेल या फिर 164 वाली डिस्क्वालिफिकेशन। केवल इन 2 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, केवल इन 2 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने अलाउ किया है। देखिए एक तो 164 वाली डिस्क्वालिफिकेशन है, कन्विक्शन वाली डिस्क्वालिफिकेशन हमने अलाउ किया है। रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी इनको हमने अलाउ किया। अगर ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन तुम अट्रैक्ट कर रहे हो देन हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, वो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकता है। ठीक है, आगे आपको समझ में
कहने का मतलब है कनेक्टेड पर्सन में कौन-कौन लोग आएँगे, रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट्स के प्रमोटर, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाले व्यक्ति की हम ये टेस्ट चेक करेंगे। प्लस में जो कॉर्पोरेट डेटर है जो उसका फ्यूचर में मैनेजमेंट वो प्रमोटर बनेगा या मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला आदमी बनेगा, उसका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक होगा। प्लस में इन लोगों की कोई भी रिलेटेड पार्टी है तो उसका भी एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे देन जो हमारा रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट है वो रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। बट अगर जो हमारा एसोसिएट हो जो हमारी रिलेटेड पार्टी है वो 2 ऑफेंस की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई है, तो कन्विक्शन की वजह से 164 में डिस्क्वालीफाई होने की वजह से देन हम रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट को अलाउ कर देंगे कि टू सबमिट द रिज़ॉल्यूशन प्लान, तुम सबमिट कर सकते हो और तुम रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हो। सेक्शन 32A 32A किस चीज़ के बारे में बात करता है? 32A बात करता है हमारे देखो क्या हुआ, जो हमारी जेट एयरवेज़ थी उसकी इंसॉल्वेंसी हुई। इंसॉल्वेंसी जैसे ही होती है उस डेट को देखो 32A में अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता रहा था सेक्शन नंबर 32A। 32A को समझने से पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो हुआ क्या था, हमारी जेट एयरवेज़ ने एसबीआई से लोन ले रखा था, जिस लोन का उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये स्टोरी हमारी पहले से एज़ इट इज़ कंटिन्यू चलती आ रही है। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन जिसमें जेट एयरवेज़ ने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रखा हो या फिर कोई भी ऐसी कुछ भी कर रखा हो जिससे उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रखा हो या फिर उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हों, तो क्या रिज़ॉल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, एजुकेटिंग ऑथोरिटी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद भी वो प्रोसीडिंग चलती रही, क्योंकि इस दौरान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेकर रिज़ॉल्यूशन प्लान अप्रूव होने तक तो हमारा मोरेटोरियम अप्लाई होता है अंडर सेक्शन 14। तो इसलिए वो जो प्रोसीडिंग्स है वो उस पीरियड में तो कंटिन्यू होंगी। अब सवाल ये उठता है क्या इससे आगे मोरेटोरियम खत्म हो गया, इससे आगे क्या वो कंटिन्यू होंगी, वेदर द प्रोसीडिंग्स या डिफॉल्ट विल कंटिन्यू? आंसर है आपका नो। इस केस में कंपनी को हमने दिया एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। हमने एक कंपनी को कॉर्पोरेटर को हमने एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी कि भैया जो तुम्हारी पहले की प्रोसीडिंग्स थी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी चल रही थी वो आफ्टर द रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल के बाद वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए हमारा जो मेन मोटिव है रिजोल्यूशन प्लान को बनाने का वो है कि कंपनी को रिवाइव करना। अब भैया तुम कंपनी को रिवाइव करने के बाद भी उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर बैठो, उन पुरानी प्रोसीडिंग्स को लेकर बैठो, तो कंपनी अपना धंधा तो कर ही नहीं पाएगी। वो रिजोल्यूशन प्लान का मतलब ये क्या हुआ, कंपनी को रिवाइव हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो पुरानी डिफॉल्ट है वो तो कंपनी को लेट उगेंगे। इसलिए हमने अंडर सेक्शन 32A में कंपनी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी, जो तुम्हारे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले प्रोसीडिंग्स या डिफॉल्ट वगैरह या फिर कंपनी कोई भी पाप वगैरह कर रखे हैं तो वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कंटिन्यू नहीं होंगे। बट इसमें भी एक जो हमारी आईबीसी है उसने एक शर्त रखी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने एक शर्त रखी कि जैसे ही तुम्हारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा, जो कॉर्पोरेट डेटा तुम्हारा रिवाइव होगा, तो अब जब कॉर्पोरेट डेटा रिवाइव होता है तो उसका जो भी नया मैनेजमेंट आएगा, जो नया मैनेजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से रिलेटेड का मतलब है कि उनमें जो कि पुराने प्रमोटर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इन कंट्रोल या फिर रिलेटेड पार्टी ऑफ सच पर्सन, कहने का मतलब ये है जो कि कॉर्पोरेट डेटा रिवाइव हुआ तो उसके जो मैनेजमेंट में कोई भी पुराना आदमी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पुराना प्रमोटर होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाला आदमी या फिर इन लोगों का रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जैसे रिजोल्यूशन प्लान यहाँ से अप्रूव हुआ तो जेट एयरवेज से यहाँ से आगे जो भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा उस जर्नी में जो भी मैनेजमेंट होंगे, मैनेजमेंट के लोगों में वो लोग शामिल नहीं होने चाहिए जो यहाँ पे कभी प्रमोटर रह चुके हैं या फिर मैनेजमेंट रह चुके थे या डायरेक्टर वगैरह रह चुके थे, और इन लोगों के रिलेटेड भी नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया उसने हमारा एक्सेप्शन में कि जैसे हमारा जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद अब उसमें बताया कि जो कॉर्पोरेट डेटा हमने रिवाइव करा है उस कॉर्पोरेट डेटा में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर रागा ऐसे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मिस्टर रागा कि जिसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा हमको डाउट है रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन हमारे डिफॉल्ट में इन्वॉल्व था। जैसे कि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले कंपनी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग में हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर ने हमारा मनी लॉन्ड्रिंग किया है, कंपनी के ऑफिसर ने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अब जो हमारी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद जो भी नई कॉर्पोरेट डेटर में जो भी मैनेजमेंट है वो ना ही कोई पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कंडीशन डाल दी कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जैसे से मिस्टर रागा नहीं होना चाहिए जो कि जिस पे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको डाउट है कि ये बंदा इस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो भी कोई पुरानी डिफॉल्ट या प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शन है। अगर ये दो चीजें ही अगर इसकी भी दो एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, इसकी दो रिक्वायरमेंट है। इस केस को फुलफिल करने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। दो रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नया मैनेजमेंट है उसमें कोई भी पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी अथॉरिटी इन्वेस्ट करती है उसको डाउट है कि ये बंदा हमारा इसमें फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। मतलब कोई भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी उसको रीजन टू बिलीव नहीं होना चाहिए कि ये बंदा इस चीज में इन्वॉल्व था, इस डिफॉल्ट में इन्वॉल्व था। लेकिन अब देखिए जैसे कंपनी को हमने कॉर्पोरेटर को हमने इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी कि जैसे यहाँ भी कोई भी डिफॉल्ट था आईसीडी से पहले वो डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू नहीं होगा अगर ये तो कंडीशन प्रोवाइड होती है तो। अब लेकिन इसमें साफ साफ कह दिया आईबीसी कोड में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और जो तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा शैल बी कंटिन्यू टू बी लायबल। मतलब जो यहाँ पे तुमने जो भी डिफॉल्ट किया है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जो भी डिफॉल्ट हुआ है हमारा, उस डिफॉल्ट के लिए जो हमारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे या फिर हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर था कॉर्पोरेट डेटा वो कंटिन्यू टू बी लायबल रहेंगे। कहने का मतलब ये है जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जिन्होंने भी डिफॉल्ट किया था वो अब भी लायबल होंगे उस डिफॉल्ट के लिए। केवल हमारी कॉर्पोरेट डेटा को हमने रिलीफ प्रोवाइड किया, कॉर्पोरेट डेटा तो हमारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर थे ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे उनके अगेंस्ट कंटिन्यू प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। अब देखो इसी में मैं आपको एक और केस समझाता हूँ। हुआ क्या था कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा था जेट एयरवेज, उसने अपना एयरक्राफ्ट था, उसका एक एयरक्राफ्ट था, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी। तब अब जैसे रिजोल्यूशन प्लान हमारा अप्रूव हुआ, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद क्या होता है
विल द प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू, जो प्रोसीडिंग्स एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट चल रही थी वो कंटिन्यू होंगी। अब वही चीज़ आ जाती है, 2 कंडीशन होंगी सैटिस्फाई की, जो नया मैनेजमेंट है उसमें कोई भी पुराना प्रमोटर मैनेजमेंट इन कंट्रोल वाला आदमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी पर्सन है हमारा नया, जिसको भी हमारी जो असेट है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है, रिज़ॉल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद बेचा गया है या फिर ओनरशिप वगैरह जिसको भी ट्रांसफर करी गई है, वो बंदा जो उसमें रीज़न टू, जो वो बंदा तुम्हारे जो फ्रॉड था, जो प्रोसीडिंग्स था उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को उस पे रीज़न टू बिलीव नहीं होना चाहिए कि ये बंदा उस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व था। और जिस भी बंदे ने जो एयरक्राफ्ट एक्वायर किया है वो गुड फेथ में एक्वायर किया होना चाहिए। मतलब 2 केसेस बनते हैं, एक तो हमारा कोई भी वैसी प्रोसीडिंग चल रही है प्रॉपर्टी की, अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही है बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, देन वो प्रोसीडिंग्स आपकी कंपनी कॉर्पोरेटर के अगेंस्ट नहीं चलेंगी, केवल 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जो जैसे कि हमारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, तो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद जैसे जो प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर हुई किसी भी बंदे को, तो वो बंदा हमारा उस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो बंदा हमारा प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जो पहले कंपनी में इन्वॉल्व थे। प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से कंटिन्यू कर रहे थे। और दूसरा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसका रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है कि ये बंदा हमारे फ्रॉड या उसमें प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व था। देखो, अब ये हमारा एक पार्ट हो गया सीआईआरपी का। सीआईआरपी यहाँ तक मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक रेगुलर वीडियो देखें तो आपका सीआईआरपी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देखो लिक्विडेशन की। देखो लिक्विडेशन की मैंने आपको 4 केसेस बताया कब कब लिक्विडेशन होगा। आप बिना देखे इमेजिन कीजिए लिक्विडेशन कब होगा। सबसे पहले हमारा जो सीआईआरपी का टाइम पीरियड था, उस सीआईआरपी के टाइम पीरियड में हमारा जो हमारा उसका सीआईआरपी का प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बेसिकली कहने का मतलब ये क्या है, हमारा जो टाइम लिमिट था वो 180 डेज प्लस 90 डेज का था। उस टाइम लिमिट में हम अपने जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने हमारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने से ही मना कर दिया। तीसरा केस क्या बनता है, जो हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो 66% ऑफ द वोटिंग राइट वाले क्रेडिटर्स का कंसेंट लेके उनके एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास आया कि भैया हमको तो अपना लिक्विडेशन करना है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव भी कर दिया एजुकेटिंग अथॉरिटी ने। अब जो हमारे और जो लोग हैं उनको, और जो अदर लोग हैं कॉर्पोरेट डेटर के, उनको लगता है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं और एजुकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि रिजोल्यूशन प्लान जो हमने बनाया था वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा उसका, तब भी वो उस केस में भी वो लिक्विडेशन कर सकती है। तो 4 केसेस बनते हैं हमारे लिक्विडेशन के। अब जैसे ही लिक्विडेशन होता है, जैसे हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर पास करता है, उस डेट को हम कहते हैं लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। जैसे ही लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होती है, विदिन ए पीरियड 30 डेज हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो क्लेम्स इनवाइट करता है। जैसे हमने सीआईआरपी प्रोसेस में पढ़ा था कि 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट होगी, 14 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट, 14 दिन में वो क्लेम्स इनवाइट करेगा। लिक्विडेशन के प्रोसेस में 30 दिन में हमारे क्लेम्स इनवाइट करेगा। 30 दिन के क्लेम्स इनवाइट करने के बाद, जैसे कोई बंदा 10 लाख का किसी ने क्लेम्स इनवाइट 10 लाख का किसी ने क्लेम डिपॉजिट किया, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अब वो चाहता है भैया उसको बाय मिस्टेक उसने 10 लाख का क्लेम जमा कर दिया जबकि उसका एक्चुअल क्लेम था 20 लाख रुपए का, तो वो अपने क्लेम को रिवाइज भी करा सकता है। वो अपने क्लेम को रिवाइज करा सकता है विदिन ए पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर जिस दिन उसने अपना क्लेम सबमिट किया है उस दिन से 14 दिन तक वो अपने क्लेम को रिवाइज भी करा सकता है। फिर जैसे ही लिक्विडेटर के पास हमारे क्लेम्स आ जाते हैं, वो 30 दिन के अंदर समय लेके उसको वेरीफाई करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा प्लस कोलेट करेगा। जैसे वेरीफाई कोलेट करेगा, फिर वो या तो क्लेम्स को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है तो फिर दोनों ही केस में उसको विदिन ए पीरियड ऑफ 7 डेज हमारे क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मैंने आपका क्लेम इनवाइट एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। जैसे कि सपोज मिस्टर राम ने 20 लाख का क्लेम जमा किया था, 20 लाख का क्लेम जमा किया, 30 दिनों में हमारा जो लिक्विडेटर था ऑफिशियल लिक्विडेटर उसने वेरीफाई किया। 7 दिनों के अंदर अंदर उसको मिस्टर राम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या फिर पार्शियली एक्सेप्ट किया। अब जैसे मिस्टर राम को जैसे इंटीमेशन मिला मिस्टर कि आपका क्लेम पार्शियली एक्सेप्ट हुआ है या फिर कुछ भी है, और मिस्टर राम उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, तो विदिन ए पीरियड ऑफ 14 डेज वो हमारा अपील लेके जा सकते हैं किसके पास, टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, कि भैया मेरा क्लेम उन्होंने इनवाइट नहीं किया। 2 केसेस में अपील जा सकती है, या तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया या फिर आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर अब बात आती है कि जब आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्यों जा रहे हो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। उसमें भी 2 केस बनते हैं कि एक तो आपने 20 लाख का क्लेम जमा किया लेकिन आपका हमने 15 लाख का ही क्लेम अप्रूव किया ऑफिशियल लिक्विडेटर ने। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कम अमाउंट का क्लेम अप्रूव किया गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और दूसरे व्यक्ति का कोई भी क्लेम था, जैसे कि मिस्टर राम ने देखा कि जो हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो मिस्टर श्याम का क्लेम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में मिस्टर श्याम ने तो कोई भी डेप्ट कंपनी को कॉर्पोरेटर को दिया ही नहीं है। इस केस में भी मिस्टर राम हमारी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके कह सकते हैं कि भैया मिस्टर श्याम को कोई भी क्लेम नहीं है, जबकि हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर खामखा इनके क्लेम को ले रहे हैं। ये भी केस बनता है। तो कहने का मतलब ये है 14 दिन के अंदर अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। अब देखो अब तक क्या हुआ, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हुई, 30 दिन के अंदर उसने ऑफिशियल लिक्विडेटर ने हमारे क्लेम्स मंगवाए। क्लेम्स मंगाने के अंदर 14 दिनों का टाइम दिया क्रेडिटर्स को, तुम अपने क्लेम्स को रिवाइज कर सकते हो। फिर 30 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, आप जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसने क्लेम्स को वेरीफाई किया, कोलेट किया, और कोलेट करने के बाद जैसे ही उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, 7 दिनों के अंदर अंदर क्रेडिटर्स को बताया। क्रेडिटर्स अगर खुश नहीं है तो वो पहुंच जाते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील लेके विदिन पीरियड 14 डेज। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है, इसके आगे की कहानी है, देखो हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसने क्लेम्स मंगा लिया। अब वो बनाएगा एक लिक्विडेशन स्टेट असेट, जैसा कि मैंने आपको बताया लिया बनाएगा वो लिक्विडेशन स्टेट असेट। लिक्विडेशन स्टेट असेट क्या होता है, हमारा द पूल ऑफ असेट होता है, तो कॉर्पोरेट डेटर की जितनी भी असेट होंगी उनका पूल होगा। बेसिकली एक चिट्ठा होगा जिसमें कॉर्पोरेट डेटर की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जो भी होगी उसकी, कॉर्पोरेट डेटर की कैश वगैरह वो लिखेगा वो, जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है। अब देखो क्या होता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उस लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या करता है, जैसे कि जो अदर देन कैश की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, उनको बेचता जाएगा, उनकी अमाउंट को दर से खत्म कर जाएगा और कैश में उनको ऐड करता जाएगा। बेसिकली जो लिक्विडेशन स्टेट असेट है उसमें कैश को इंक्रीज करता जाएगा, असेट्स को सोल्ड करते जाते। अब देखो अब बात आती है हमारी जो लिया है इसमें कौन कौन सी एसेट इंक्लूड होंगी। कॉर्पोरेट डेटर की वो वाली एसेट इंक्लूड होंगी जो कि कॉर्पोरेट डेटर उनको ओन करता है बट उनका पोजीशन उसके पास
नहीं है। अब देखिए आप लॉजिकली भी सोचिए, मैं आपसे क्वेश्चन की तरह पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी एसेट थी जैसे फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट था जिसकी ओनरशिप जेट एयरवेज की थी, लेकिन उसने भाड़े पे दे रखा था हमारा एयर इंडिया को। अब हम लिक्विडेशन स्टेट एसेट में उसको इंक्लूड करें या नहीं करें, सीधी सी बात है भैया, ओनरशिप तो जेट एयरवेज के, इसलिए लिया में इंक्लूड किया जाएगा। अब ऐसे ही आप समझिए एयर इंडिया ने कोई भी अपना एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज को भाड़े पे दे रखा था, पोजीशन हमारा जेट एयरवेज के पास था, लेकिन ओनरशिप तो एयर इंडिया की थी, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और फिर जो हमारी कॉर्पोरेट डेटर की उसकी सारी टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट जैसे कि आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। अब देखो एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया। अब जो लोन का डिफॉल्ट कर गया वो सिक्योर्ड था अगेंस्ट हमारा एयरक्राफ्ट। एसबीआई ने जो लोन दिया रखा था वो एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट सिक्योर करवा रखा था। अब एसबीआई के पास दो कंडीशन बनती है। अब देखो या तो एसबीआई के है जो जो एयरक्राफ्ट की वैल्यू थी अगर 90 करोड़ होगी और एक 150 करोड़ होगी, एग्जाम्पल है ये हमारा, अगर 90 करोड़ की तो एसबीआई सीधी सी बात है कि उस एयरक्राफ्ट को बेचकर अपने पैसे रियलाइज नहीं करवाएगा, क्योंकि जो उसने लोन दिया था वो 100 करोड़ का था और एसेट की वैल्यू 90 करोड़ की रहेगी, इसलिए वो जाएगा हमारा सीआईआरपी प्रोसेस में। अगर उसकी वैल्यू 150 करोड़ है तो वो सीआईआरपी के प्रोसेस में झंझट में पड़ेगा नहीं, वो अपनी एयरक्राफ्ट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगर 150 करोड़ वैल्यू है तो सीधी बात है सेल करेगा एयरक्राफ्ट को, अपने वैल्यू को रियलाइज कर देगा। अब 90 करोड़ वैल्यू कम नेगेटिव लोन तो एसबीआई सीधी सी बात है अपना राइट को रिलिंग्विश करेगा, मतलब जो एसेट उसने सिक्योर करा रखी थी उस अपने राइट को रिलिंग्विश करके छोड़ देगा उस राइट को और सीआईआरपी के प्रोसेस में घुस जाएगा। जैसे सीआईआरपी का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, हमने पढ़ा था फोर टू अप्लाई हो जाएगा तो एसबीआई अपने राइट को वैसे भी इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। अब बताइए मेरे को आप, जो एसबीआई ने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया, अपना राइट अपना छोड़ दिया जो एयरक्राफ्ट पे उसका राइट था, क्या आप उस एयरक्राफ्ट को आप लिया में इंक्लूड करोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी करेंगे, इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे उस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि एसबीआई ने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया। अब वो एयरक्राफ्ट तो एक्चुअल में उसका जेट एयरवेज सही है ना, इसलिए हम उसको लिया में इंक्लूड कर देंगे। अगर दूसरा केस में एसबीआई उस एयरक्राफ्ट को सोल्ड कर देता देन हम उसको लिया में इंक्लूड नहीं करते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर अपने राइट को रिलिंग्विश कर देता है तब भी हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे। अब देखो लिया में इंक्लूड, आप एक चीज बताओ, कोई भी पीएफ का अमाउंट है या फिर हमारा म्यूचुअल फंड का अमाउंट है जो कंपनी को एम्प्लॉइज के बिहाफ में कहीं भी किसी भी अथॉरिटी को जमा करना है, जैसे पीएफ का अमाउंट ईपीएफ को जमा करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो अमाउंट है वो कोई भी रेलिवेंट अथॉरिटी को जमा करना है, कॉर्पोरेट डेटा जेट एयरवेज को, क्या हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे? ये नहीं करेंगे लिया में इंक्लूड, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास एक तरीके से रखा हुआ है, बट वो पैसा किसका है? वो पैसा है एम्प्लॉइज का। इसलिए लॉजिकली सोचना है लिया में कौन क्या क्या इंक्लूड किया जाए। लिया में केवल वो चीजें इंक्लूड की जाएंगी जो जेट एयरवेज की असेट्स है, एक्चुअल में जेट एयरवेज उनको ओन करता है। ओके, देखो अब क्या हुआ, जेट एयरवेज ने एक केस ये बनता है, जेट एयरवेज ने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करने के लिए उसने गिरोह के साथ अपना अकाउंट खुलवाया। बेसिकली होता क्या है, जितने भी कॉर्पोरेट लोग होते हैं एक जो ट्रेडिंग करते हैं अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो इनके पास एक फैसिलिटी होती है, वो कम पैसा जमा करके ज्यादा का ट्रेड कर सकते हैं। वैसे जेट एयरवेज ने 10 लाख रुपए दिए गिरोह को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए। जैसे कि इसने 10 लाख रुपए दिए, जेट एयरवेज ने 1 करोड़ का उससे ट्रेड कर लिया, 1 करोड़ के शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए जेट एयरवेज ने। अब जेट एयरवेज ने 1 करोड़ के शेयर्स तो परचेज कर लिया, अब जेट एयरवेज को उस पर 10 लाख का लॉस हो गया। अब मेरे को ये बताइए, अब जो 10 लाख रुपए उसने अपने गिरोह के अकाउंट में जमा करा रखे हैं, क्या हम उसको लिया में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो 10 लाख रुपए हैं भैया, 10 लाख का तो लॉस उठा के बैठा है, तो वो 10 लाख रुपए उससे सेट ऑफ हो जाएंगे। बेसिकली मतलब ये लिया में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट टू नेटिंग हो। अब जो 10 लाख रुपए हैं वो हमारा नेट ऑफ हो गया टू द लॉस अमाउंट से। अरे यहाँ पे 10 लाख की जगह 7 लाख का लॉस होता तो बैलेंस 3 लाख को हम लिया में इंक्लूड करते। हमारा सेक्शन 43 से लेके 44 तक की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो इनएलिजिबल हो जाएगा अगर हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है वो 4 तरीके की ट्रांजेक्शन करता है। पीयूईएफ वाली जो ट्रांजेक्शन, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यू, फ्रॉडलेंट, पीयूएफई फ्रॉडलेंट, एफ फॉर फ्रॉडलेंट, ई फॉर एग्जॉस्टनेट वाली ट्रांजेक्शन करता है। ये 4 तरीके की अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो जो कॉर्पोरेट डेटा के प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाले लोग हैं वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने से इनएलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। देखो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को समझने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, जेट एयरवेज ने लोन लिया था मिस्टर राजा से, जो कि हमारा अनसिक्योर्ड था, 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लिया। देखो जेट एयरवेज के जो चेयरमैन थे वो नरेश गोयल जी थे, और नरेश गोयल जी के रिलेटिव थे हमारे मिस्टर राजा, मतलब बेसिकली मिस्टर राजा थे वो नरेश गोयल जी से रिलेट करते थे या फिर उनके कोई जान पहचानने वाले थे। अब जैसे कि जेट एयरवेज हमारा इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाएगा तो नरेश गोयल जी को ऐसा तो है नहीं कि आज ही पता चला कि जेट एयरवेज को इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जा रहा है। नरेश गोयल जी को तो पहले से काफी दिनों पहले से ही अंदाजा लग चुका होगा कि हमारी जो जेट एयरवेज कंपनी है उसका रेवेन्यू इतना हो नहीं रहा है, एक्सपेंसिव उसके ज्यादा है, इसलिए लिक्विडेशन की स्टेज में जाएगा। इसलिए अब जो नरेश गोयल जी है वो क्या करते हैं, चुपके से मिस्टर राजा को एक एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही जेट एयरवेज अगर उसमें सीआईआरपी के प्रोसेस में चला गया तो अंडर सेक्शन 14 में मॉनिटोरियम लग जाएगा, तब वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, सीआईआरपी प्रोसेस बिगिन होने से पहले ही जो हमारे मिस्टर राजा है इनको एक एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो मिस्टर राजा ने जो 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन लिया है उनका उससे नुकसान ना हो। अब देखिए आप, क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है, क्या ये एक्चुअल में ट्रांजेक्शन वैलिड है विद द व्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटर? बिल्कुल नहीं। देखिए ये ट्रांजेक्शन जो नरेश गोयल जी ने करी है ये अब केवल अपने अपने प्रेफरेंस के लिए करी कि मिस्टर राजा है जो उनको लॉस उठाना ना पड़े। अब ऐसी ऐसी ही कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सेक्शन 43 और 44 बनाया है, उसमें आईसीडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 43 एंड 44 डाले हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई 1 जनवरी 2014, लेकिन नरेश गोयल जी जैसे बहुत चालाक थे, उन्होंने सोचा कि जैसे ही हमारा आईसीडी कमेंस होगा 14 में अंडर सेक्शन 14 मॉनिटरिंग लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम एक काम करते हैं कि 20 मई 2023 को ही उनको, जैसे पहले से ही अंदाजा था, 20 मई 2023 को ही उन्होंने एक सिक्योरिटी मिस्टर राजा के फिगर में ट्रांसफर कर दी थी जो कि एयरक्राफ्ट था।
अब देखो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे ये इसमें प्रेफरेंस दे रहे हैं मिस्टर राजा को प्रेफरेंस दे रहे हैं उससे, तो मिस्टर राजा का फायदा क्या होगा, उनको प्रेफरेंस क्या मिलेगा। अब जैसे हम कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में जाएगी तो मिस्टर राजा अनसिक्योर क्रेडिटर्स की पोजीशन में आते, जैसे हम लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है तो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स होता है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है असेट्स को रियलाइज करके, वो एक सीक्वेंस में करता है जिसमें कि फर्स्ट हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स आते हैं, देन हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर्स आते हैं। अब जैसे मिस्टर राजा को उन्होंने एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी दे दी तो वो अनसिक्योर क्रेडिटर से सिक्योर क्रेडिटर बन गए, बेसिकली वो उनका दर्जा चेंज होगा, वो एक लेवल अप हो गए। तो जो मिस्टर राजा है इनको एक प्रेफरेंस मिल गया। क्या ये ट्रांजेक्शन आपकी नजरों में वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है ट्रांजेक्शन, इसलिए इन ट्रांजेक्शन को हमने पकड़ते हैं, इन ट्रांजेक्शन को पकड़ के हमारा एजुकेटिव ऑथोरिटी रिवर्स कराता है इन ट्रांजेक्शन को। अब देखो टाइम लिमिट क्या है, लुक बैक पीरियड क्या है, टाइम लिमिट क्या है इन ट्रांजेक्शन को देखने। जैसे हमारा इंश्योरेंस कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2024 है, तो हम कितने पुरानी पीरियड की ऐसी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को चेक करें, उसके लिए हम देखते हैं लुक बैक पीरियड। देखो लुक बैक पीरियड होता है जो हमारा सॉरी, लुक बैक पीरियड हम रिलेटेड पार्टी के केस में देखेंगे 2 साल, पिछले 2 सालों में देखेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पिछले 2 साल, मतलब 1 जनवरी 2014 है तो 1 जनवरी 2022 तक हम जाकर देखेंगे कि कोई इस पीरियड के दौरान कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई है। रिलेटेड पार्टी के केस में हम 2 साल का टाइम पीरियड, और अदर कोई भी पार्टी रिलेटेड पार्टी कौन सी, जो जेट एयरवेज की रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटा की, अदर केस में हम देखेंगे वो टाइम लिमिट है 1 ईयर की। अदर केस में जो टाइम लिमिट होती है वो 1 ईयर की होती है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। देखो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन कुछ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को हमारा जो आईबीसी कोड है उसमें भी एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है। वो ट्रांजेक्शन कौन सी, जैसे जेट एयरवेज है उसने मिस्टर राजा से 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया, जो जेट एयरवेज ने उसने सिक्योरिटी दे दी मिस्टर राजा को, जो सिक्योरिटी दी है वो अपनी 50 करोड़ रुपीस की दी है। अपनी जो सिक्योरिटी दी है एयरक्राफ्ट की, वो किस लिए दिया है, वो दिया है फॉर द न्यू लोन, न्यू लोन के लिए सिक्योरिटी दी। मतलब कहने का मतलब क्या है, मिस्टर राजा से उसने 100 करोड़ का लोन ले रखा था जो कि अनसिक्योर था। अब जो मिस्टर राजा है उसने एक 50 करोड़ का लोन और लिया, जेट एयरवेज ने 50 करोड़ का लोन और लिया मिस्टर राजा से। अब उसके बिहाफ में उन्होंने सिक्योरिटी दी। अब ये सिक्योरिटी वैलिड मानी जाएगी। ये सिक्योरिटी वैलिड क्यों मानी जाएगी, क्योंकि आपने 100 करोड़ के लोन के बिहाफ में सिक्योरिटी नहीं दिया, आपने नया फ्रेश लोन उनसे लिया है इसलिए आपने सिक्योरिटी दी है। देन ये जो हमारी सिक्योरिटी है इसको ओके मानेंगे हम, ये ओके। और जो ये सिक्योरिटी का आपने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया आपका इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने जैसा कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक ये कॉमन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जो कि नेशनल गवर्नेंस स्कीम होती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपने 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, देन आपका ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सिक्योरिटी दी है वो फ्रेश लोन के लिए दी है, ना कि पुराने लोन के लिए दी है। फिर अब हम बात करते हैं, अब जैसा कि हमारा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, तो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे हो रही है तो हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है। अब जब भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो फिर हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर जो भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करता है तो वो जाता है हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि एजुकेटिंग अथॉरिटी भैया देखो कि ये सारी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है और ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को आप इनको रिवर्स कराइए। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अब कौन कौन से पावर होते हैं, वो पावर हम देखेंगे। ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या क्या पास करा सकती है। देखो ऑर्डर क्या क्या होते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के, इसको समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से 100 करोड़ रुपए का। अब जो 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था उसके गारंटर खुद मिस्टर नरेश गोयल जी थे। अब नरेश गोयल जी थे तो नरेश गोयल जी को पता चला कि कंपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा सकती है, इसलिए उन्होंने इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही अपने आप को एक असेट ट्रांसफर कर ली, जेट एयरवेज से एक असेट ले ली चुपके से 50 करोड़ रुपए की, जिससे कि जो एसबीआई के लोन का डिफॉल्ट भी होगा, जेट एयरवेज उसके लोन का डिफॉल्ट करेगा तो नरेश गोयल को जैसे 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तो उसके पास एक बेस होगा, एक उसके पास सिक्योरिटी होगी, जो कि आप ये देख रहे हैं कि एक इनवैलिड ट्रांजेक्शन है। अब ऐसे केस में जो नरेश गोयल जी को जो प्रेफरेंस दिया गया है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो ये असेट दी गई है नरेश गोयल को उससे वापस ले ले, या तो उस असेट को वापस ले ली और एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी जो भी जेट एयरवेज ने नरेश गोयल को असेट ट्रांसफर करिए, एयरक्राफ्ट ट्रांसफर करा है वो इनवैलिड है, इसलिए नरेश गोयल जी को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। दूसरा केस ये बन सकता है कि नरेश गोयल जी ने तो वो एयरक्राफ्ट बेचे 50 करोड़ रुपए का और किसी और को बेच दिया। अब जो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर सकती है जो 50 करोड़ रुपए नरेश गोयल जी ने उस एसेट को बेच के लिए तो वो कंपनी में उसे को दोबारा वापस करें, उस 50 करोड़ रुपए को कंपनी को दे, जेट एयरवेज को दे, कॉर्पोरेट डेटर को दे। ऐसे ही और क्या ऑर्डर पास कर सकती है, जेट एयरवेज ने लोन लिया था हमारे मिस्टर राजा से, जो पहला एग्जांपल था। मिस्टर राजा के लोन का जेट एयरवेज ने डिफॉल्ट किया और फिर जेट एयरवेज ने मिस्टर राजा को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, तो जो हमारा जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि जैसे कि मिस्टर राजा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे हमारे, अब तुमने उनको सिक्योर बना दिया है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके ये कर सकती है कि जो मिस्टर राजा पहले जिनका स्टेटस अनसिक्योर था अब भी उनका स्टेटस अनसिक्योर ही रहेगा, बेसिकली उनसे जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी छीन लेंगे, वापस ले लेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से, एसबीआई के गारंटर थे नरेश गोयल जी, जेट एयरवेज ने तो जेट एयरवेज ने क्या किया, जो गारंटर थे नरेश गोयल जी, तो नरेश गोयल को क्या किया कि एसबीआई का गारंटर हटा दिया, मतलब एक तरीके से जो नरेश गोयल ने एसबीआई को गारंटी दी थी अब नरेश गोयल जी पीछे हट रहे हैं। अब ये कंडीशन कब की है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की कंडीशन है कि नरेश गोयल जी ने अपनी गारंटी विड्रॉ कर ली एसबीआई से, क्योंकि नरेश गोयल जी को इस बात का नया लग चुका था कि जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी गारंटी विड्रॉ कर ली। अब ऐसे केस में एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके ये कह सकता है कि नरेश गोयल जी आपने अपनी गारंटी विड्रॉ करी थी वो वैलिड नहीं है, इसलिए आपको जो एसबीआई का गारंटर माना जाएगा। बेसिकली जो नरेश गोयल जी अपनी गारंटी विड्रॉ करके बैठे थे, ऐसा हम इस ट्रांजेक्शन को इस इवेंट को हम अंडू कर देंगे, मतलब एक तरीके से रिवर्स कर देंगे इसको कि भैया जो आपने अपनी गारंटी विड्रॉ करी थी इसको हम वैलिड नहीं मानते, आप अब भी कंटिन्यू रहेंगे एसबीआई के गारंटर।
और बहुत सारे ऑर्डर हैं जो हमारी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो पास कर सकती है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कॉर्पोरेट डेटर की उसको छीन सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया जेट एयरवेज ने उसको लोन दिया था एसबीआई को, और एसबीआई के कारण नरेश गोयल जी को एक असेट ट्रांसफर करती है, उस असेट को छीन सकती है। उस असेट को बेच के अगर नरेश गोयल जी ने कोई भी रियलाइजेशन कर दिया है, उस रियलाइजेशन अमाउंट को ले सकती है वो। कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कराया है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे तो उसको भी विड्रॉ कर सकती है। कोई भी सिक्योरिटी दे दी है जेट एयरवेज ने, जैसे मिस्टर राजा को सिक्योरिटी दे दी, उसको विड्रॉ करवा लेगी। अब एक्सेप्शन ऑफ द ऑर्डर, मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन इन केसों में, एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो काम नहीं करेगा, मतलब इन बेसिकली ऑर्डर एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है इन केसेस में अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जैसे नरेश गोयल जी ने नरेश गोयल जी ने जेट एयरवेज को 100 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया, जेट एयरवेज ने उनको एयरक्राफ्ट दे दिया 100 करोड़ रुपए का एज अ सिक्योरिटी। नरेश गोयल जी ने क्या किया, उस एयरक्राफ्ट को बेच के मिस्टर राहुल को सोल्ड कर दिया, वो एयरक्राफ्ट 50 करोड़ रुपए का। अब केस क्या बना अब एजुकेटिंग अथॉरिटी चाहती है जो मिस्टर राहुल है उनसे उस एयरक्राफ्ट को विड्रॉ कर लें। क्या मिस्टर राहुल से वो एयरक्राफ्ट विड्रॉ होना चाहिए, जबकि मिस्टर राहुल ने तो वो एयरक्राफ्ट गुरप्रीत में एक्वायर किया है। अब देखो इसीलिए ही हमारा आईबीसी कोड में प्रोविजन डाला, और नरेश गोयल जी उस असेट को जो इनवैलिडली उन पर ट्रांसफर हुई है गुरप्रीत में किसी और बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, देन जो मिस्टर राहुल है वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है कि वो उस एयरक्राफ्ट को रिटर्न करें टू द जेट एयरवेज। अब ये भी हो सकता है कि मिस्टर राहुल उस एयरक्राफ्ट को मिस्टर माहुल को बेच दें, सेल कर दें उसको 50 CR को। अब जो क्या क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या जो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास कर सकती है कि राहुल ने जो सेल प्रोसीड करी है वो जेट एयरवेज को लिमिट करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जो मिस्टर राहुल है इस केस में उसने जो भी अपनी सेल करी है वो गुड फेथ में करी है। बेसिकली इसने जो एयरक्राफ्ट एक्वायर किया था वो भी गुड फेथ में किया है और सेल भी गुड फेथ में करी है, इसलिए जो एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर है वो मिस्टर राहुल पे वैलिड नहीं, अप्लाई नहीं होगा। इस केस का भी एक एक्सेप्शन है, हम कब मानेंगे कि मिस्टर राहुल गुड फेथ में है। वो चीज़ तो हमको आईबीसी कोड ने बताई नहीं, लेकिन ये चीज़ हमको बताई है कि हम इन कंडीशनों में ये मानेंगे कि मिस्टर राहुल का जो मोटिव था वो गुड फेथ में नहीं है। अगर उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि सीआईआरपी प्रोसेस कंपनी का चल रहा है, मतलब जेट एयरवेज का सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा है, जब भी आपने 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में खरीद कैसे लिया, जब आपको पता थी कि सीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा है। अब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है मिस्टर राहुल के पास, तो हम मानेंगे आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया। तो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हुए बताया, अगर अंडर सेक्शन 15 में पब्लिक नोटिस इशू होता है, जो हमारा आईआरपी होता है जो 3 दिनों का पब्लिक नोटिस देता है, अगर वो पब्लिक नोटिस दे चुका है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो मिस्टर राहुल है आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी सीआईआरपी प्रोसेस की, और फिर आपने अगर एक्वायर किया एयरक्राफ्ट तो आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया है। दूसरा केस है कि अगर जो मिस्टर राहुल है वो रिलेटेड पार्टी है, या तो जेट एयरवेज के नरेश गोयल के, अगर इनके रिलेटेड पार्टी है तब भी हम कहेंगे कि आपने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया है। इसलिए जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी या फिर एयरक्राफ्ट है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके कॉर्पोरेट डेटा को रिटर्न करा सकती है। अब एक केस स्टडी ये बनी कि जैसे हम लुक बैक पीरियड देखते हैं पिछले 2 साल का इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से फॉर द रिलेटेड पार्टी, या 1 साल का देखते हैं फॉर अदर पार्टी के लिए, क्या हम 2 साल से ज्यादा का भी पीरियड देख सकते हैं? केस ये हुआ था, केस का नाम था हमारा नारायण शर्मा वर्सेस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का। ये केस था, इसमें क्या हुआ था, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था उसने देखा था जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट थी 1 जनवरी 2005 की, तो उससे एक साल पहले जाते हैं अदर अदर के केस में, तो वो गया था 1 जनवरी 2004 तक। उसने देखा कि कंपनी में कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, बट उसने देखा कि 1 दिसंबर 2002 को एक ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि प्रेफरेंशियल नेचर की है। बेसिकली डिफरेंस क्या था कि 1 साल 10 दिन का उसमें ये था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर कह रहा था कि 1 साल 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास गया कि भैया एजुकेटिंग अथॉरिटी ये ट्रांजेक्शन हो गया आप इसको रिवर्स कर दीजिए, लेकिन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जो लुक बैक पीरियड में जो टाइम लिमिट दी गई है हम स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करेंगे, मतलब 2 साल और 1 साल, हम 10 दिन को काउंट नहीं कर, 10 दिन के लिए हम उसको ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा आईबीसी कोड है उसमें लिमिट हमको दे रखी है 1 साल की दे रखी है। इसलिए जो हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आया था कि हम उस लिमिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लुक बैक पीरियड है हम पिछले 2 साल का ही देखेंगे रिलेटेड पार्टी के केस में, और 1 साल का ही देखेंगे अदर के केस में। अब हम बात करते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की। वो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन होती है, मैं आपको एग्जाम्पल के बताता हूँ। जेट एयरवेज ने एक एयरक्राफ्ट था उसका 100 करोड़ रुपए का, वो गिफ्ट कर दिया मिस्टर रोहन को बिफोर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले। क्या ये ट्रांजेक्शन वैलिड है? आपकी नजर में बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जेट एयरवेज करता है देन ऑफिशियल लिक्विडेटर की ये ड्यूटी बनती है रिलेटेड पार्टी के केस में वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले 2 साल तक की ऐसी ट्रांजेक्शन देखे, और अदर के केस में 1 साल की। बेसिकली वही टाइम पीरियड है, वही लिक्विड पीरियड है कि रिलेटेड पार्टी के केस में इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले 2 साल की ट्रांजेक्शन देखेगा, पिछले 2 साल की, और अदर के केस में पिछले 1 साल की वो ट्रांजेक्शन देखेगा कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है, या तो उसने कोई भी अपना एयरक्राफ्ट किसी को गिफ्ट कर दिया, या फिर 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में ही दे दिया, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में दे दिया। ऐसी ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी ऐसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ऐसी ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई है पिछले सालों में, इन ट्रांजेक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए। या फिर किसी भी बंदे को गिफ्ट कर दिया है कोई भी असेट, या फिर सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में कोई भी असेट ट्रांसफर की गई है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ने देखा कि ऐसी ट्रांजेक्शन कंपनी में हो रही है पिछले 1 साल में,
फिर भी जो हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा है, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा काफ़ी सारी झमेले वगैरह होंगे, उन सबसे बचने के लिए वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा। लेकिन अगर इसी केस में कोई भी कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर का कोई मेंबर या क्रेडिटर अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील लेके चले जाता है कि भैया कंपनी में ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है और आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर आपको ये सारी चीज़ें बता नहीं रहा है, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन कंपनी में हुई है वो रिवर्स कराई जाएंगी। प्लस में वो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे बोर्ड के पास कर देंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, जो कि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा उनको इनिशिएट करा देगा। इस केस में ही वही ऑर्डर पास करेंगे, जैसे कि जो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट वगैरह करेंगे एयरक्राफ्ट, जैसे मिस्टर राहुल को गिफ्ट कर दिया तो उस एयरक्राफ्ट को वापस ले लेंगे, रिवर्स करा देंगे, या फिर उसने उसको बेच कर कोई भी पैसा वगैरह कमा पैसा, जैसे कि 50 करोड़ का एयरक्राफ्ट उसने 40 करोड़ में बेच दिया तो फिर जो भी रियलाइजेशन अमाउंट है उसको उससे रिकवर करेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है उसको भी उससे रिकवर करेंगे। वही सारे ऑर्डर जो हमने पहले देखे थे वही सारे ऑर्डर आपके पास कर देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब तीसरे नंबर पे आ गया हमारी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। देखो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन वो होती है जो ट्रांजेक्शन जैसे कि अंडर वैल्यूड होनी एसेंशियल है, जो ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यूड है और विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड के लिए जो एंटर करी गई है। जैसे कि जेट एयरवेज ने लोन लिया एसबीआई से, और एसबीआई की लोन की जो सिक्योरिटी थी वो जेट एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट था जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए थी। जेट एयरवेज को लगा, तो नरेश गोयल जी को पहले ही पता चल गया था कि कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही है, लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा सकती है, इसलिए इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही उन्होंने क्या किया, जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी था उसको फ्रॉड के इंटेंशन से बेच दिया। फ्रॉड करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो एयरक्राफ्ट रखा तो एसबीआई की सिक्योरिटी था लेकिन वो ट्रांसफर कर दिया मिस्टर राहुल को। अब मिस्टर राहुल को जैसे ही उन्होंने वो एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया, तो आप देख रहे हैं जो ये ट्रांजेक्शन है वो अंडर वैल्यूड है। 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में ट्रांसफर किया, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन भी है। प्लस में जो नरेश गोयल का जेट एयरवेज का वो था, वो फ्रॉड करना था, इंटेंशन उसका फ्रॉड था। बेसिकली अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है देन ओनली वो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। अब जैसे कि फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करा देगा। प्लस में रिवर्स कराने के बाद ये ऐसे ऑर्डर पास कर देगा, कोई भी अगर सेल प्रोसीड्स है, जैसे कि मिस्टर राहुल ने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिस्टर सोहेल को, फर्दर सेल कर दी, तो उसकी जो नेट प्रोसीडिंग्स है उनको भी रिवर्स करा देगा, तो उनको भी आपको जेट एयरवेज को देना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन क्या आता है, अगर मिस्टर राहुल ने वो एयरक्राफ्ट आपका गुड फेथ में खरीदा है, जैसे 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में मिस्टर राहुल ने खरीदा, लेकिन इन गुड फेथ में खरीदा। गुड फेथ में खरीदा कहने का मतलब यह है कि मिस्टर राहुल को कोई भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई भी नौबत आ सकती है, कंपनी हमको कुछ पता नहीं है, उसने गुड फेथ में खरीदा है। देन उस केस में जो मिस्टर राहुल है उनके पास जो ओनरशिप रहेगी वो वैलिड रहेगी। उस केस में एजुकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होगा, मतलब मिस्टर राहुल से वो ना तो एयरक्राफ्ट वापस मिल सकती है, ना ही कुछ उसके अगेंस्ट कर सकती है। बेसिकली गुड फेथ की कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। एग्जॉस्टेड ट्रांजेक्शन की बात करें तो मैंने एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जैसे कि आप इमेजिन करिए जेट एयरवेज ने लोन लिया नरेश गोयल जी से 100 करोड़ रुपए का। अब देखो नरेश गोयल जी से लोन लिया किस टर्म से है कि 60% का आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। जेट एयरवेज 60% का इंटरेस्ट देगा नरेश गोयल जी को। आपको देखने में ही लग रहा होगा 100 करोड़ का तुम लोन ले रहे हो, 60% का इंटरेस्ट कहीं होता भी है, साफ साफ पता चल रहा है कि एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इनवैलिड ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखा रहता है उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन की जो लिक्विड पीरियड होता है वो 2 ईयर्स होता है फॉर ऑल, क्या वो रिलेटेड पार्टी हो या ना हो। हम ऐसी ट्रांजेक्शन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 2 साल पहले तक लिखेंगे। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके इन ट्रांजेक्शन को रिवर्स करा देगी। अब इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जेट एयरवेज ने लोन लिया एनबीएफसी से, एनबीएफसी से लोन लिया लेकिन उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो 50% था, सिर्फ 50% था। ये ट्रांजेक्शन वैलिड होगी क्योंकि एक तो वो जो एनबीएफसी है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसने जो लोन दिया है वो इन कंप्लायंस विद द लॉ लिया है, इन कंप्लायंस विद द लॉ दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर जेट एयरवेज लोन लेता है एनबीएफसी वगैरह से, इनसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से, और जो लोन की इंटरेस्ट है वो हमारी इन कंप्लायंस विद द लॉ है, जो आरबीआई ने हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है उसी के अंदर है, और कोई भी जो प्रोविजन है ऑफ लॉ उसको वायलेट नहीं करती है, देन ओनली वो ट्रांजेक्शन हमारी वैलिड मानी जाएगी और एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी, उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके रिवर्स नहीं करा सकती। तो ये सारी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दी, एक बार आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन थी। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि जो हमारा जेट एयरवेज था उसने किसी को प्रेफरेंस देने के चक्कर में वो ऐसी ट्रांजेक्शन कंडक्ट करी। इनका जो लुकबैक पीरियड था वो 2 साल था रिलेटेड पार्टीज के लिए और 1 साल था अदर्स के लिए। और अब फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या थी, 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट, या तो तुमने किसी को गिफ्ट कर दिया या फिर क्या किया तुमने 100 करोड़ का एयरक्राफ्ट 50 करोड़ में दे दिया, सिग्निफिकेंटली लेस कंसिडरेशन में सेल कर दिया, उस ट्रांजेक्शन को अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसका भी लुकबैक पीरियड 2 साल है, रिलेटेड पार्टी के लिए 1 साल है, अदर्स के लिए। फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन क्या होती है, बेसिकली जो ट्रांजेक्शन आपकी अंडर वैल्यूड होती है और विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड करने के लिए जो ट्रांजेक्शन एंटर होती है वो उनको ट्रांजेक्शन बोलते हैं डिफ्रॉड, वो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। फिर एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो होती है जिसको आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन तो साफ साफ कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ है इन ट्रांजेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि जेट एयरवेज ने लोन लिया हमारे नरेश गोयल जी से 60% इंटरेस्ट पे, आपको साफ साफ पता चला 60% का ब्याज दर कहीं है ही नहीं, ये हमारा अनाप शनाप कुछ भी लिखा हुआ है, इसलिए हमारी एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन था, अगर जेट एयरवेज ने एनबीएफसी या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से लोन लिया है जिसकी इंटरेस्ट रेट विद इन द प्रोविजन ऑफ विद इन द कंप्लायंस विद द लॉ है, इन कंप्लायंस विद द लॉ है, देन वो ट्रांजेक्शन एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी। और एग्जॉस्टेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लुकबैक पीरियड होगा वो 2 साल होगा फॉर ऑल रिलेटेड पार्टीज के लिए भी और अदर्स के लिए भी। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर टुडे सेशन। कंटिन्यू करते हैं फिर हम कल अपने लेक्चर नंबर 6 में। सो बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपका जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो आपके 2 और 3 लेक्चर्स, लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं फिर कल। हेलो गाइस, वेलकम टू द सी कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। सो आज हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ, और द इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी कोड 2016। सो लेट्स बिगिन।
देखिए लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था अपनी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? ये वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें जो कॉर्पोरेट डेटर है वो अपना क्रेडिटर या सिक्योरिटी होता है उसका, या कोई भी गारंटर होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रेफरेंस क्रिएट करता है, मतलब उसको कोई भी प्रेफरेंस देता है, उन सारी ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनके दो एक्सेप्शंस होते हैं। दो एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? पहला एक्सेप्शन कहता है कॉर्पोरेट डेटा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि प्रेफरेंशियल नेचर की है बट अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में उसको एंटर करता है, देन वो हमारी ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में कवर नहीं होगी, वो एक्सेप्शन में आएगी। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जैसे एसबीआई ने लोन दिया अपना जेट एयरवेज को, जेट एयरवेज उस लोन का डिफॉल्ट कर गया। अब एसबीआई और जेट एयरवेज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट था लोन से रिलेटेड। वो एग्रीमेंट क्या था कि जेट एयरवेज को जो एसबीआई लोन दे रही है वो आज की डेट में तो अनसिक्योर्ड है, लेकिन 6 महीने बाद उसको एसबीआई को सिक्योरिटी देगा जेट एयरवेज, उस लोन को सिक्योर लोन में कन्वर्ट कर देगा आफ्टर 6 मंथ। फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ जो जेट एयरवेज है उसको अपना एयरक्राफ्ट दे देगा एज अ सिक्योरिटी। ऐसा ही हुआ, जेट एयरवेज ने 6 महीने के बाद अपना एयरक्राफ्ट एज अ सिक्योरिटी दे दिया एसबीआई को। अब हुआ क्या, जब हम प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन का नेचर चेक करने जा रहे थे, तब हमने कहा था कि जो आपकी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन है हम उनको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 2 साल पहले तक देखेंगे, और जो रिलेटेड पार्टी वाली ट्रांजैक्शन नहीं है उनको हम 1 साल पहले तक देखेंगे। अब हुआ क्या, जो हमारा जेट एयरवेज था उसने एसबीआई को जो सिक्योरिटी दी थी, अपना एयरक्राफ्ट जो सिक्योरिटी दिया था वो कवर हो गया था, इस पीरियड में कवर हो गया, मतलब लुक बैक पीरियड में वो कवर हो गया। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले ही हमने 2 साल पहले अगर देखा तो जो सिक्योरिटी हम जेट एयरवेज ने हमारी उसको दी थी, एसबीआई को दी थी, वो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में कवर हो गई। बट जो उसने लोन दिया था एसबीआई ने, जो जेट एयरवेज को लोन दिया था वो कवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ हमको पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन एंटर हुई है बेशक प्रेफरेंशियल नेचर की है, लेकिन ये किस रिजल्ट से हुई है? क्योंकि इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी वजह से हुई है। मतलब कहने का क्या है, जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा जेट एयरवेज, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के नेचर होते हुए भी उसमें कवर नहीं करेंगे, इसका एक्सेप्शन हुआ। इसलिए जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन इस टाइप की जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर हुई है उसको हमारी एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं लेके जाएगा। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आएगा हमारा, कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि एंटर करी गई है बाय द कॉर्पोरेट डेटा, बट उस जो ट्रांजैक्शन से एक नया असेट उसने क्रिएट करी है, देन वो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में कवर नहीं हुई। फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को, किसके लिए लोन दिया? उसने दिया 100 करोड़ का लोन दिया था फॉर न्यू एयरक्राफ्ट। मतलब एसबीआई ने, जेट एयरवेज एसबीआई के पास जाती है कि यार मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे को एक नया एयरक्राफ्ट खरीदना है, नया एयरक्राफ्ट खरीदना है। तो फिर एसबीआई ने कह दिया हम 100 करोड़ का आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन उस लोन की जो सिक्योरिटी होगी वो आपका न्यू एयरक्राफ्ट ही होगा। सिक्योरिटी जो होगी आपका वो नया एयरक्राफ्ट हम सिक्योरिटी के तौर पर रख लेंगे। अब लोन तो पहले दिया गया था 100 करोड़ रुपए का, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोन दिया 10 अगस्त को, एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को फॉर परचेज ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट जो एयरक्राफ्ट परचेज हुआ वो परचेज हुआ आपका 20 अगस्त को। देन इस केस में जो बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में जो लोन था वो एज ए सिक्योर तो लोन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नया एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया तो वो जो नया एयरक्राफ्ट था वो सिक्योरिटी बन गया एसबीआई के लोन के अगेंस्ट। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, अब जो एयरक्राफ्ट परचेज किया है वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के विद इन 1 ईयर है, तो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। मतलब कहने का क्या है, अगर जैसे हम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट यहाँ पर है, अगर जो 20 अगस्त थी वो 20 अगस्त इस वाले पीरियड में अगर आपकी फॉल करती, मतलब जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले हम 2 साल का पीरियड देखते हैं उस पीरियड में अगर वो सिक्योरिटी फॉल करती और जो लोन था वो हमारा इस पीरियड में फॉल करता, मतलब 2 साल के बाद फॉल करता, कहने का मतलब ये है जो सिक्योरिटी दी है अपनी जेट एयरवेज ने एसबीआई को, वो अगर हमारे लुकबैक पीरियड में कवर हो जाती, देन उस केस में हम उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानते, क्योंकि जो एसबीआई ने लोन दिया जेट एयरवेज को वो किस लिए दिया था? वो दिया था एक न्यू वैल्यू के लिए, मतलब नया नया सेट परचेज करने के लिए दिया था, नया एयरक्राफ्ट परचेज करने के लिए दिया था, इसलिए एक्सेप्शन में कवर होता है। बट इसके साथ साथ एक कंडीशन और चाहिए, एक तो एग्रीमेंट होगा इनके बीच में। एग्रीमेंट होना ये जरूरी है कि जैसे ही आप नई एसेट परचेज करेंगे वैसे ही वो हमारी सिक्योरिटी बन जाएगी, ये तो हमारा एग्रीमेंट होना जरूरी है। प्लस में 30 दिन के अंदर अंदर जो जेट एयरवेज है उसको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन्फॉर्मेशन जो यूटिलिटी होती है, मैंने आपको बताया नेशनल गवर्नमेंट स्कीम थी जो, उसमें विद इन पीरियड 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करा के देना होगा, देन ओनली ये हमारा प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी उसमें एक्सेप्शन में कवर होगी। सो दो केस हुए हमारे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के। पहला केस हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में एंटर किया, दूसरा केस हुआ कि आपने जो भी लोन लिया था वो एक नई एसेट को परचेज करने के लिए लोन लिया था, और जो नई एसेट थी वो हमारी सिक्योरिटी होगी, और प्लस वो आपने 30 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में नेशनल गवर्नमेंट स्कीम। ओके, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जेट एयरवेज ने लोन दिया एसबीआई को 100 करोड़ रुपए का, जिसकी सिक्योरिटी थी हमारा एयरक्राफ्ट। अब एसबीआई उस लोन का डिफॉल्ट कर गया। अब उस लोन का जो डिफॉल्ट कर गया, अब एसबीआई के पास दो केस है, या तो उस असेट को रियलाइज कर दे, उस एयरक्राफ्ट को बेच के, उसको एयरक्राफ्ट को बेच के अपने लोन का अमाउंट रिकवर कर ले, या फिर उस राइट को रिलिंग्विश कर दे, उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड उस जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी था उस राइट को रिलिंग्विश कर दे। अब भाई आप पूछेंगे कि एसबीआई है जो अपना राइट रिलिंग्विश क्यों करेगा, अपना राइट क्यों छोड़ेगा, उस एयरक्राफ्ट को क्यों, जो एज अ सिक्योरिटी है उसको क्यों रिलिंग्विश करेगा? देखो अब इसके लिए रीजन होते हैं। अगर मान लीजिए लोन दिया एसबीआई ने 100 करोड़ रुपए का जेट एयरवेज को, बट जो एयरक्राफ्ट की वैल्यू थी रियलाइजेशन डेट पे, अगर वो उसकी वैल्यू 120 करोड़ हो जाती है, तो सीधी सी बात भैया एसबीआई उस एयरक्राफ्ट को बेच के 120 करोड़ रुपए रिकवर करेगा, 100 करोड़ अपने पास रखेगा, बाकी के 20 करोड़ जेट एयरवेज को लौटा देगा। बट अगर इसी में ही आप दूसरा केस ले लीजिए, अगर एयरक्राफ्ट की वैल्यू 100 करोड़ से कम रही, मतलब बेसिकली कहने का ये है कि 80 करोड़ ही उसकी वैल्यू रह गई, देन एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई को तो उसमें नुकसान हो जाएगा, अगर उसने एयरक्राफ्ट बेचा तो केवल उसको 80 करोड़ ही मिलेंगे, इसलिए वो अपने राइट को रिलिंग्विश कर देगा। मतलब जो उसका राइट है कि एयरक्राफ्ट उसको सोल्ड करने का जो उसको राइट है वो उसको रिलिंग्विश कर देगा, और वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जब जेट एयरवेज जाएगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा।
अब देखिए, अब ये 2 कंडीशन का तो आंसर आपने इज़िली दे दिया। अब बताइए अगर एग्ज़ैक्टली 100 करोड़ होगी एयरक्राफ्ट की वैल्यू तो एसबीआई क्या कर वो जेट एसबीआई है जो क्या करेगी? या तो अपना राइट रियलाइज़ करे या रिलिंक्विश करेगी। एसबीआई के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई क्योंकि लोन का अमाउंट भी 100 करोड़ है और जो तुम्हारी एसेट एयरक्राफ्ट का अमाउंट है वो भी 100 करोड़ है। अब एसबीआई के सामने समस्या ये उठी कि क्या वो अपने राइट को रियलाइज़ करे या फिर उस राइट को रिलिंक्विश कर दे। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो है लिया का, लिक्विडेशन स्टेट असेट। ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। लिया हमारा क्या होता है, जो कॉर्पोरेट डेटा है उसके असेट्स का जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक पूल बना रहा है, पूल ऑफ असेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा को हम बोलते हैं लिया, लिक्विडेशन स्टेट असेट। देखो जो लिया है उसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर कैसे होता है। लिया में हम बेसिकली बात करते हैं कि जो मतलब जो भी हमारा असेट को रियलाइज करके जो भी पैसा आएगा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म। वाटरफॉल मैकेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से झरने की तरह लगता है, इसलिए वाटरफॉल मैकेनिज्म का नाम है। देखो असेट्स को बेच के और जो क्लेम कोलेक्ट करे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब हमको पैसा बांटना है। जो लिक्विडेटर है हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको पैसा बांटना है अमंग द क्रेडिटर। अब वो कैसे बांटेगा उसी प्रोसेस को समझाने के लिए हमारा ये वाटरफॉल मैकेनिज्म है। तो समझते हैं अपना वाटरफॉल मैकेनिज्म। देखो वाटरफॉल मैकेनिज्म में क्या आता है, सबसे पहले आता है जो भी पैसा हमको असेट को रियलाइज करके आएगा सबसे पहले हम देंगे अपनी सीआईआरपी कॉस्ट को रिकवर करेंगे और उससे लिक्विडेशन कॉस्ट को रिकवर करेंगे। कहने का मतलब ये है जो भी पैसा आपका असेट को बेच के आएगा सबसे पहले वो सीआईआरपी की कॉस्ट और लिक्विडेशन की कॉस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंडली वो पैसा किस में इस्तेमाल किया जाएगा, वो वर्कमैन जो हमारे यहाँ पे वर्कमैन होंगे उनकी जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 24 महीने पहले की सैलरी होगी उसको पे करने के लिए काम आएगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे हमारी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हुई इधर, ये हमारी एलसीडी डेट है। एलसीडी डेट से पहले जितनी भी हम एलसीडी डेट से 24 महीने पहले की जितनी भी ड्यू सैलरी है फॉर द वर्कमैन की, वो वाला पैसा हम देंगे सेकंड नंबर पे। प्लस में सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया। भैया देखो जो एसबीआई अपना राइट रिलिंग्विश कर रही थी वो किस लिए कर रही थी, इसलिए ही कर रही थी जो एसबीआई थी वो हमारी सिक्योर्ड क्रेडिटर थी, लेकिन उसने जैसे ही अपना राइट रिलिंग्विश किया तो वो हमारी लिक्विडेशन स्टेट के डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड नंबर पे आ गई। अगर इसी केस में आप देखिए अगर वो अपना राइट रियलाइज कर देती देन वो कौन से नंबर पे आती, वो आती हमारे फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आती। देखो फिफ्थ नंबर पे कैसे आती, फिफ्थ नंबर पे कौन लोग कवर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रियलाइज कर दिया है। मतलब जैसे एसबीआई ने अपना 100 करोड़ का जो वो था लोन था उसके अगेंस्ट जो भी एयरक्राफ्ट था उसको बेच के जो भी पैसा रियलाइज कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 80 करोड़ उसने रियलाइज किया तो बाकी 20 करोड़ का पैसा उसको पांचवें नंबर पर मिलता। पांचवें नंबर पे और कौन लोग कवर होते हैं, हमारे सीजी और एचजी के जो भी ड्यूज होंगे पिछले 2 साल के वो हमारे कवर होते हैं फिफ्थ नंबर पे। देखो अब जो सेकंड नंबर पे हमारे 2 लोग कवर हुए वर्कमैन के, वर्कमैन वाले लोग और हमारे सिक्योर क्रेडिटर वाले लोग। अब बात ये आती है जैसे इनको कितना कितना पैसा मिलेगा, ये दोनों जो भी वर्कमैन वाले लोग हैं सिक्योर क्रेडिटर हैं ये रैंक करेंगे पारी पासू का मतलब क्या है, इक्वल रैंकिंग होगी इनकी। इक्वल रैंकिंग का मतलब क्या है समझिए, जैसे एसबीआई जो हमारा सिक्योर क्रेडिटर है उसका ड्यू था 100 करोड़ रुपीस और वर्कमैन थे हमारा उनका पिछले 24 महीने में ड्यू था 10 करोड़ रुपीस। देन हमारा टोटल ड्यूज कितना था 1100 करोड़ रुपए का, लेकिन जो हमारे पास पैसा बांटने के लिए वो है केवल 11 करोड़ रुपए। अब भैया 11 करोड़ रुपए को कैसे बांटे इन दोनों के बीच में, या तो 5.5 करोड़ बांटे या फिर कैसे बांटे इनको, कोई कैसे इनका रेशियो डिसाइड किया जाए। अब लॉ में साफ साफ लगा गया है कि जो एसबीआई और वर्कमैन है जो हमारा सिक्योर क्रेडिटर है जो हमारे वर्कमैन है ये रैंक करते हैं पारी पासू मतलब इक्वल रैंकिंग आएंगी, इसलिए जो भी पैसा बटेगा वो इनकी प्रपोर्शन में बटेगा। जैसे कि 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ कितना हुआ 110 करोड़, 110 करोड़ है, 110 करोड़ इनका पैसा है लेकिन हमारे पास देने के लिए 11 करोड़ है, तो 11 करोड़ है वो इन दोनों के रेशियो में बटेगा, मतलब 10:1 के रेशियो में बटेगा। इस हिसाब से जो हमारा एसबीआई है उसको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो हमारे वर्कमैन वाले लोग हैं उनको 1 करोड़ रुपए 1 सीआर मिलेगा। इस हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब तीसरे नंबर पे कौन से लोग आएंगे, एम्प्लॉइज जो जिनका 12 महीने का ड्यूज पेंडिंग है। 12 महीने का कौन सा ड्यू, 12 महीने जो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 12 महीने पहले, मतलब एलसीडी डेट यहाँ है तो 12 महीने पिछले 12 महीने का जो भी एम्प्लॉइज का ड्यू पेंडिंग है वो हमारा तीसरे नंबर पे पे होगा। चौथे नंबर पे हम देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, चौथे नंबर पे जो पेमेंट होगा वो होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताया जैसे सीजी और एचजी का जो भी ड्यूज है पिछले 2 साल का और जो हमारा सिक्योर क्रेडिटर जैसे एसबीआई ने अपना राइट रियलाइज कर लिया तो वो पांचवें नंबर पर रैंकिंग करेगा। छठवें नंबर पर कोई भी एनी अदर डेप्ट। अब देखो समस्या क्या होती है, आप वर्कमैन और एम्प्लॉइज को एक ही समझ बैठते हो। वर्कमैन और एम्प्लॉइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्कमैन और एम्प्लॉय में डिफरेंस क्या है, देखिए जो एम्प्लॉय होता है वो आपका रेगुलर काम करने वाला बंदा होता है जो कंपनी में रेगुलरली आता है, आपका बेसिकली एक हाई लेवल का इंसान होता है, वो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। वर्कमैन क्या होती है, जैसे आपने सुना भी होगा दिहाड़ी लेबर होती है, जो मतलब कि आप डे टू डे बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 6 महीने के लिए कोई भी लेबर हायर करी, किसी कॉन्ट्रैक्टर से आपने डील करी, भैया हमको 6 महीने के लिए 100 लोग चाहिए, उनकी सैलरी आपने डिसाइड करी, जैसे 500 रुपए पर डे की सैलरी होती है बेसिकली उनका, जैसे 500 रुपीज पर डे की सैलरी। आप एक कॉन्ट्रैक्टर से डील करोगे कि आपको 100 लोग चाहिए फॉर 6 मंथ फॉर एग्जांपल, देन ये वाला जो केस होगा ये लोग होंगे आपके वर्कमैन होंगे, मतलब इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, इनका जो इनकी सैलरी होती है वो एम्प्लॉय से कम भी होती है। इसलिए हमने कहा कि वर्कमैन वाले लोग होते हैं, पिछड़े हुए लोग होते हैं, इसलिए इनको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पिछले 24 साल का ड्यू हम देंगे। और एम्प्लॉयज क्योंकि हायर लेवल के होते हैं पीएफ वगैरह भी करता है, वर्कमैन का पीएफ नहीं करता, एम्प्लॉयज क्योंकि पीएफ वगैरह सब कुछ कर रहा है इनके, इसलिए हम पिछले 12 महीने की ही सैलरी देंगे इनको, इसलिए हमने तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयज को कवर किया। चौथे नंबर पे हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कवर किया। पांचवें नंबर पे किया हमने सीजीएचजी के जो पिछले 2 साल के ड्यूज हैं ऑफ द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से।
और इसी के साथ में हमने कहा सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रियलाइज कर दिया। और ऐसे ही पांचवें केस में ये दोनों भी इक्वल रैंकिंग करते हैं, पारी पास रैंकिंग करते हैं। जैसे इन दोनों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो उनका एक्चुअल रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। छठवें नंबर पे एनी अदर डेब्ट। एनी अदर डेब्ट का मतलब क्या है? एनी अदर डेब्ट का मतलब है जैसे कि वर्कमैन का ऐसा तो नहीं जरूर केवल 24 महीने का ही ड्यू पेंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल सजेस्ट करिए, वो एज्यूम करिए कि 24 महीने की जगह पिछले 36 महीने का ड्यू पेंडिंग है। देन जो वर्कमैन है उनको 24 महीने का ड्यूज तो इधर मिल जाएगा सेकंड वाली रैंकिंग में, और बाकी के जो आपका 12 महीने का ड्यूज पेंडिंग रह जाएगा वो मिलेगा छठवें नंबर पे। ऐसे ही एज्यूम करिए जो एम्प्लॉइज हैं आपके, जिनका हम 12 महीने का ड्यूज दे रहे हैं आपके तीसरे नंबर की रैंकिंग में, उनका ड्यूज मान लीजिए आपका 17 मंथ का है। देन 12 महीने का ड्यू तो मिल जाएगा उनको थर्ड वाली कैटेगरी में। बाकी के जो बचे हुए 5 मंथ है उनका जो ड्यू है वो मिलेगा उनको छठवें नंबर पे, उनको लाइन में लगना पड़ेगा। बेसिकली आप समझिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, एक लाइन लग रही है, पैसा लेने के लिए एक लाइन लग रही है। लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे सीआईआरपी कॉस्ट, मतलब जो हमारा आईआरपी है, आरपी है या लिक्विडेटर है, ये लोग खड़े होंगे फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे खड़े होंगे वर्कमैन वाले लोग, वर्कमैन जिनका 24 महीने का ड्यू पेंडिंग है फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, और इन्हीं के जो वर्कमैन है इन्हीं की इक्वल जो रैंकिंग है वो सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया है, वो खड़े होंगे। तीसरे नंबर पे जो खड़े होंगे, तीसरे लाइन में जो तीसरे नंबर पे होंगे वो होंगे हमारे एम्प्लॉय। चौथे नंबर पे होंगे हमारे अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। पांचवें नंबर पे होंगे हमारे दो लोग होंगे, एक तो सीजीएसजी जिनका ड्यूज 2 साल का पेंडिंग है, प्लस में जो सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रियलाइज कर दिया। छठवें नंबर पे वो लोग खड़े होंगे, और जो वर्कमैन थे जिन्होंने अपना पैसा 24 महीने का ले लिया, जिनका और भी कुछ पैसा बचा हुआ है वो जाएंगे छठवें नंबर पे। ऐसे ही एम्प्लॉय जिनका 12 महीने से ज्यादा कोई भी पेंडिंग है वो जाएंगे छठवें नंबर पे, दोबारा लग जाएंगे वो लाइन में। सातवें नंबर पे कौन लोग आएंगे? सातवें नंबर पे आएंगे सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मतलब वो आपको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, सॉरी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आएंगे सातवें नंबर पे। और आठवें नंबर पे आएंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। आपने जैसा कि पढ़ाई है, प्रेफरेंशियल होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको प्रेफरेंस होता है टू द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। अब जो भी अमाउंट होगा, जो भी इनका पेमेंट होगा, लिया में जो भी पेमेंट होगा, सबसे पहले प्रेफरेंस वाले बंदों को होगा, देन इक्विटी वाले बंदों को होगा। एम्प्लॉइज वर्सेस वर्कमैन का मैंने आपको डिफरेंस समझा ही दिया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या उठा था, हमारा क्वेश्चन में उठा था कि एसबीआई को एयरक्राफ्ट सोल्ड करके फॉर एग्जांपल अगर है 150 करोड़ आया उसको, और 100 करोड़ का उसका लोन था, तो भैया सीधी सी बात है अपनी जो एयरक्राफ्ट है उसको रियलाइज कर देगा। रियलाइज करेगा, उसको 150 करोड़ रुपए उसके हाथ में आ गए एसबीआई के। अगर 150 करोड़ रुपए एसबीआई के हाथ में है तो एसबीआई ऐसा नहीं है कि अपने 150 करोड़ में 100 करोड़ रख के 50 करोड़ उसको कॉर्पोरेट डेटा को देगा। उसका भी एक मैकेनिज्म क्या है? 150 करोड़ में सबसे पहले उसको सीआईआरपी कॉस्ट के नाम पे, जैसे एज्यूम कर लीजिए आप कि सीआईआरपी की कॉस्ट और लिक्विडेशन की कॉस्ट बनके 5 करोड़ रुपए हुई, तो एसबीआई के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो 150 करोड़ में जो असेट रियलाइज हुई है सबसे पहले 5 करोड़ रुपए देगा वो अपने कॉर्पोरेट डेटर को। किसके नाम पे देगा? वो देगा सीआईआरपी कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट के नाम पे कॉर्पोरेट डेटर को जमा कर देगा। बाकी बैलेंस 145 करोड़ में से वो अपने 100 करोड़ रुपए रखेगा, और जो 45 करोड़ है, जो बचे हुए बैलेंस 45 करोड़ है, उसको रिटर्न करेगा कॉर्पोरेट डेटर को। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले दोगे आप सीआईआरपी की कॉस्ट कॉर्पोरेट डेटर को दोगे, देन अपना पैसा रखोगे, फिर जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो दोगे आप कॉर्पोरेट डेटर को रिटर्न। इसी में आप समझिए अगर उसने एयरक्राफ्ट सोल्ड किया और 80 करोड़ रुपए उसने रियलाइज किए, देन क्या करेगा? इस केस में भी सबसे पहले वो सीआईआरपी कॉस्ट देगा हमारे किसको? कॉर्पोरेट डेटा जेट एयरवेज को 5 करोड़ रुपए, तो भैया इसमें से भी देगा, बेशक उसका 100 करोड़ का लोन है, सेट उसकी 80 करोड़ की बिकी है, फिर भी उसको 5 करोड़ रुपए आपके लिक्विडेशन कॉस्ट के नाम पे उसको कॉर्पोरेट डेटर को देने ही पड़ेंगे, जेट एयरवेज को देने ही पड़ेंगे। बाकी जो बैलेंस है 75 करोड़ रुपए वो आप अपने रियलाइज कर सकते हो। और अब जैसे 75 करोड़ ही मिले उसको एसबीआई को, बचा हुआ इसको 25 करोड़ रुपए है, तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में कौन से नंबर पे लगेगा? अब जो एसबीआई है वो लाइन में लगेगा 5वें नंबर पे, क्योंकि अब उसने अपना राइट रियलाइज कर दिया इसलिए 5वें नंबर पे। अब एसबीआई इसी चीज में अपना गेम देखेगा कि वो देखेगा कि अब जैसे 80 करोड़ की असेट है, अगर वो अपना राइट उसको राइट रिलिंग्विश कर देता, देन वो सेकंड नंबर पे आ जाता, लाइन में दूसरे नंबर पे आ जाता। और आप जानते हैं जब पैसा बढ़ता है तो कंपनी वैसे लिक्विडेशन की स्टेज में तो 5वें नंबर तक क्या ही पैसा उसके पास आएगा। इसलिए जो एसबीआई है वो चीज में कंपेयर करेगा कि उसको दूसरे नंबर पर लाइन में लगना बेनिफिशियल होगा 5वें नंबर पे। दूसरे नंबर पे कब बेनिफिशियल होगा? जब पैसा कंपनी के पास, लिक्विडेशन के पास इतना, लिक्विडेटर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5वें नंबर तक भी आ सके, इसलिए वो अपना राइट रिलिंग्विश करेगा, भैया दूसरे नंबर पे लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा कि मेरे तो 100 करोड़ रुपए हैं। अगर उसको लगता है कि कंपनी जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर के पास इतना पैसा है कि वो अगर 5वें नंबर पे लाइन में भी लगे एसबीआई, देन उसको पैसा मिल जाएगा। उस केस में क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना असेट एयरक्राफ्ट को सोल्ड करेगा, बाकी 5वें नंबर में लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, भैया मेरे 25 करोड़ रुपए और लौटा दो। फिर क्या है? तीसरा केस क्या आता है? एसबीआई ने जो एयरक्राफ्ट था, अब देखो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर एयरक्राफ्ट की वैल्यू एक्जैक्ट 100 करोड़ रुपीस है, अरे एयरक्राफ्ट की वैल्यू एक्जैक्ट 100 करोड़ रुपीस है, तो दो केस बनते हैं कि या तो वो रियलाइज करे या रेलुंगिश करे। भैया अगर वो रियलाइज रेलुंगिश, अब देखो 100 करोड़ रुपए 5 करोड़ तो उसको सीआईआरपी कॉस्ट के नाम पे कॉर्पोरेटर को देना ही देना पड़ेगा, और उसने रियलाइज कर दिया, उसको असेट को बेच दिया, तो 5 करोड़ देगा सीआईआरपी कॉस्ट, बैलेंस 95 करोड़ बचेगा। अब उसको ये डिसीजन वाइसली लेना है, कंपेयर करके लेना है एसबीआई को कि भैया लाइन में दूसरे नंबर पे खड़ा हो या 5वें नंबर पे खड़ा होगा। अगर उसने रियलाइज कर दिया देन वो 5वें नंबर पे खड़ा होगा फॉर द बैलेंस 5 करोड़ रुपीस। अगर वो रेलिंग्विश कर देता तो सेकंड नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा उसको। सेकंड नंबर पे खड़ा होगा तो भाई उसके लिए बेनिफिशियल है कि उसको पैसा जल्दी मिलेगा। ये एसबीआई कंपेयर करके डिसीजन लेगी। अब एसबीआई, अब देखो एक केस ये बना था, केस मतलब क्वेश्चन है कि ये आ सकता है आपका, एसबीआई ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वर्कमैन से। देखो हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पे दो लोग आते हैं अपने वर्कमैन जिनका 24 महीने का ड्यू पेंडिंग है, प्लस में हमारे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जैसे कि हमारा एसबीआई है जिन्होंने राइट रिलिंग्विश कर दिया। अब क्या हुआ? एसबीआई जो कि हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर था उसने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया, और उसने वर्कमैन वाले लोग से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वर्कमैन तुम अपना पैसा मत लेना, एक कोई भी इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन के साथ एंटर कर लिया कि वर्कमैन से पहले वो अपना पैसा, एसबीआई अपना पैसा रिकवर करेगी। जैसे हमारा लिक्विडेशन स्टेट असेट में 500 करोड़ रुपए आए, देन एसबीआई ने कह दिया सीआईआरपी कॉस्ट की पेमेंट के बाद जो वर्कमैन और सिक्योर क्रेडिटर का इक्वल
पारी पासु रैंक में होती है, आप जो वर्कमैन है आप दूसरे नंबर की जगह तीसरे नंबर में खड़े हो जाना लाइन में। इस टाइप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है एसबीआई ने, अब वो अगर उसने वैलिड तरीके से भी एंटर किया है देन आईबीसी कोड में साफ साफ लिखा गया है वो कॉन्ट्रैक्ट हम नॉट वैलिड वैलिड नहीं मानेंगे, उसको नल मानेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। नल इसलिए मानेंगे जब हमने आपको इक्वल रैंकिंग दी है, तो आप रैंकिंग के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जब हमने कहा है कि लाइन में दूसरे नंबर पे आप सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने अपना राइट रिलीव कर दिया प्लस में वर्कमैन जिनके 24 महीने का ड्यू पेंडिंग है, आप दोनों संग खड़े होंगे, तो आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते जिससे कि वर्कमैन है वो आपका तीसरे नंबर पर चला जाए। आप दोनों संग ही इक्वल लाइन में खड़े रहेंगे, मतलब सेकंड नंबर पे ही खड़े रहेंगे वर्कमैन जिनका 24 महीने का ड्यू पेंडिंग है प्लस में सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने राइट अपना रिलीव कर दिया। सो आप समझ गए होंगे हमारा जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है वो क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि हमारी जो लिक्विडेशन की कॉस्ट है प्लस में सीआईआरपी कॉस्ट है उसका पेमेंट होगा। दूसरे नंबर पर वर्कमैन जो 24 महीने का ड्यू पेंडिंग है सिक्योर क्रेडिटर जिन्होंने राइट रिलीव कर दिया, ये अपनी रैंक पारी पास हुए, इनकी रैंकिंग इक्वल है, दोनों को उनके प्रोपोर्शनेट पैसा मिलेगा। तीसरे नंबर पर एम्प्लॉय जिनका 12 महीने का ड्यू पेंडिंग है फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। चौथे नंबर पे कोई भी हमारा अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर उसका पेमेंट होगा। पांचवें नंबर पे क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे ध्यान रखना गौर करने वाली चीज है, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर का ही पेमेंट कर रहे हैं हम चौथे नंबर पे। अब कहने वाली बात यह है कि अब जब तुम फाइनेंशियल क्रेडिटर का चौथे नंबर पर पेमेंट कर रहे हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर कहाँ गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर हमारा छठवें नंबर में कवर होगा एनी अदर डेब्ट में। पांचवें नंबर पे हम पेमेंट कर रहे हैं एसजी और सीजी का जो 2 साल का ड्यूज है प्लस में जो हमारे शेयर है वो सिक्योर क्रेडिटर है जिन्होंने अपना राइट लीगलाइज कर दिया। छठवें नंबर पे एनी अदर डेब्ट जैसे कि हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉय जिनका 12 से ज्यादा महीने का ड्यू पेंडिंग है, वर्कमैन जिनका 24 महीने से ज्यादा ड्यू पेंडिंग है। सातवें नंबर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आठवें नंबर पे आएंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमारा वाटरफॉल मैकेनिज्म है। देखो वाटरफॉल मैकेनिज्म में ही कुछ पॉइंट्स हैं, ये है। सबसे पहले देखिए जो जब भी हमारा कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी हमारी लिक्विडेशन की स्टेज में जाएगी, देन जो हमारा लिक्विडेटर है वो डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। जब भी लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा कि भैया कंपनी का डिसोल्यूशन हो चुका है, इसकी एप्लीकेशन फाइल कर देगा। जैसे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल होगी और उसने एजुकेटिंग अथॉरिटी ने डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, उसे 7 दिनों के अंदर अंदर रेलिवेंट अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि रेलिवेंट अथॉरिटी, जैसे हमारे जेट एयरवेज के केस में आरओसी थी रेलिवेंट अथॉरिटी, तो उसको 7 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को कि भैया जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है एजुकेटिंग अथॉरिटी का डिसोल्यूशन हो चुका है। अब देखिए कंपनी का लिक्विडेशन भी होगा, सब काम होगा, लेकिन उसका रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से नाम भी तो हटवाना है। वो नाम हटवाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आरओसी को 7 दिनों के अंदर अंदर एक ऑर्डर कॉपी ऑफ ऑर्डर फाइल करेंगे कि भैया जो कंपनी है उसका डिसोल्यूशन हो चुका है। देखो लिक्विडेशन स्टेट असेट प्लस में जो क्लेम्स है, जो भी ये कोलेट की लिक्विडेशन स्टेट असेट, ये हमारी प्लस में असेट्स का जो पूल बनता है और जो क्लेम्स को कोलेट करता है इनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी ऑफिशियल लिक्विडेटर की होती है। ऑफिशियल लिक्विडेटर जैसे हमारे फाइनल क्लेम्स आ जाएंगे और फाइनल असेट का पूल बन जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन हमारी फाइल कर देगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भैया इतने असेट है, इतनी लायबिलिटीज है, इतना शॉर्टफॉल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइल हो जाएगी। ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। देखो अब एक पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो भी लिक्विडेशन की जो भी आपने असेट बेची उसकी जो भी सेल प्रोसीड्स होगी आपको 90 डेज में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जैसे कि लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हुई यहाँ पर हमारी कोई भी असेट थी, जैसे कंपनी ने कोई भी अपनी लैंड बेची तो जैसे ही लैंड उसने 1 अगस्त को बेची तो 90 दिनों के अंदर अंदर 90 दिनों के अंदर अंदर उसको उसका जो भी प्रोसीड्स होंगी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगे हमारे वाटरफॉल मैकेनिज्म में। मतलब कहने का ये जैसे भी कोई भी आपकी असेट बेची उससे भी कोई प्रोसीड्स आपको कैश में कोई भी प्रोसीड्स मिली, देन 90 डेज के अंदर अंदर वो प्रोसीडिंग्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। अब देखो जैसे ही आपका लिक्विडेशन कंप्लीट होता है, लिक्विडेशन कंप्लीट होने की वैलिडिटी उसकी ड्यू डेट क्या है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसके ऊपर हमने एक ड्यू डेट डाल दी, आपको लिक्विडेशन कंपनी का विदिन 1 ईयर कंप्लीट करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड में ये एक टाइम बाउंड मैनर करने के लिए एक कोड बनाया गया है, सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर में, इसलिए हमने साफ साफ कह दिया कि लिक्विडेशन भी आपका 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एक एग्जांपल एज्यूम कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, देन क्या होगा? देन ऑफिशियल लिक्विडेटर हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि भैया हमारा जो कंपनी का लिक्विडेशन है वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप हमको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो सीआईआरपी प्लस लिक्विडेशन था वो एक पार्ट कंप्लीट होता है। इससे आगे जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा पीआईआरपी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। देखो ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, मतलब अलग कहने का मतलब ये रिलेटेड है हमारा सीआईआरपी प्रोसेस से ही, बट एक जो हमारा आईबीसी कोड है ये अलग से, उसमें ये जो पीआईआरपी का प्रोसेस है ये अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मेरा मानना यही है कि मैं इसको आपको एक सेपरेट लेक्चर में कवर करा के दूं, क्योंकि आपको ये जो पीआईआरपी का प्रोसेस है ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है फॉर द एसपीओएम एग्जाम। सो मैं आपको इसको एक अलग से लेक्चर में करवा के दूंगा, सो डोंट वरी। कल फिर मिलते हैं, अपने प्री प्लान इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।